बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज मैं हाज़िर हुई हूँ 5th एपिसोड के साथ, जाना तुझे जाना, रिटन बाय नीलम रियासत की 5th वाली एपिसोड के साथ। ठीक है, तो उसको आज हम रीड करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और आप नावल या वीडियो वगैरह लाइक किया करें तो रिस्पांस भी दिया करें और आगे शेयर भी किया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे नावल्स लाती रहूँ। क्योंकि यार बंदी मैं आजकल बड़ी मसरूफ़ हुई पड़ी हूँ। मैंने नहीं पता कि मैं क्यों मसरूफ़ हुई पड़ी हूँ, लेकिन बहुत मसरूफ़ हुई पड़ी हूँ सच्ची। एक तो मेरी एमफिल की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उधर बहुत बिजी हो गई हूँ। दूसरा हमारे घर में वो शादी है एक महीने बाद, तो उधर भी हूँ। इसीलिए टाइम निकालना, मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एपिसोड दूँ। तो बस आपने करना ये है कि आपने अच्छा अच्छा रिस्पांस देना है, ताकि आपके रिस्पांस के ऊपर मुझे ये रहे कि भाई आवाम इंतज़ार कर रही है तो छुट्टी नहीं करनी। इसलिए अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स देना, ठीक है। तो चलें, बातें बाद में करेंगे। पढ़ते हैं हम जाना तुझे जाना की रिटन बाय नीलम रियासत की 5th वाली एपिसोड। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे सवार अब नीचे उतर कर गाड़ी को निशाने पर रखे हुए थे, जबकि उनके ड्राइवर सवारी पर मौजूद रहकर भी अपना काम कर गए थे। इस वक्त चारों के चारों एक में गाड़ी की जानिब बढ़े थे और अपने कारनामा का अंजाम देखने के लिए बड़ी देर से हमारे साथ लुक्कन मिट्टी का खेल खेल रहा था। नज़ीर हुसैन यूं ही इसको हवा बनाए हुए था। ये एसपी होशियार तो नहीं, हाँ एक नंबर का अहमक ज़रूर साबित हुआ। पंगे लेता है बड़े लोगों के साथ और सिक्योरिटी के बगैर ऐसे घूम रहा था जैसे खाला के वलीमे पर आया। दूसरा आदमी अपने पान वाले दांतों को दिखाते हुए कहका मारकर बोला, एक तो जेड़े पान खाते ना तो बंदा चंडा मारे फड़ के। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे आसान खेल साबित हुआ है। तीसरे ने पूछा, अब हम जा क्यों नहीं रहे, निकलो इससे पहले कि पुलिस आए। बाकी तीनों कह के मारते हुए बोले, पुलिस तो ये मरी पड़ी है हमारे सामने, और बॉस ने कहा था जब तक हम अपनी आंखों से लाश देखकर इसकी रुकी हुई सांसों की तस्दीक न कर ले वापस ना आए। यार मैं नहीं देखना चाहता। यकीनन इतनी गोलियों के बाद एसपी की लाश के भी परखचे उड़ गए होंगे उन्हें। गाड़ी की हालत देख कर ही अंदाज़ा लगा लो कोई कसर कहाँ बची है। मैं लाश देख लूँ तो 2 दिन नींद नहीं आती। ओए तुझे इस काम में डाल किसने दिया? अगर तू इतने छोटे दिल का है तो घर बैठ कर चाय पानी तैयार किया कर। मुझे बंदा मारते हुए कोई डर नहीं लगता, बस मुर्दे देखे नहीं जाते, कब्र याद आ जाती है। ओबे जा तू अड्डा खिलाड़ी, चल खोल दरवाज़ा और अपने फ़ोन में एसपी की तस्वीरें उतार ताकि हम निकलें यहाँ से। चारों से हथियारों के ट्रिगर से हाथ हटाए हुए थे। दो ने आगे बढ़कर एक तरफ का दरवाज़ा खोले। ड्राइविंग सीट खाली थी। गाड़ी के नीचे से एक आग का शोला उठा जो सबसे अगले वाले के सर में सुराख करता गायब हो गया। अगले सेकंड एक और शोला पीछे के दिल को फाड़ गया। एक के पाँव पर निशाना लगा, वो वही लंगड़ाता हुआ दूरा हो गया। चौथे ने इसके इतनी देर में फायर खोल दिया, मगर पीछे से आ पहुंचने वाली गाड़ी से बुलंद होने वाले मोजर का कारगर फायर उसको भी गिरा गया। इसके ट्रैगर दबाने वाले हाथ और टांगों पे गोलियां मारी गई थी। ताशफिया ने अपने माथे तो को घूरा। तुम लोगों के 4 मिनट पूरे 5.5 मिनट साबित हुए। अगर मैं बर वक्त गाड़ी से नहीं कूदता तो आज काम तमाम हो गया होता। जल्द से जल्द ये जगह साफ करो, इनको ले जाओ, जो बच गए इनका इलाज कराओ, और जो ख़त्म हो गए इनका सारा रिकॉर्ड निकालो। आया ये पहले से इस काम में है या आज पहली वारदात थी? जी सर। सर आपके बाजू से खून निकल रहा, आपकी जैकेट की आस्तीन सारी खून से भर गई है। ताशफिया ने अपने सीधे कंधे पे एक नज़र डाली जहाँ से उठने वाला दर्द इसको बेहाल कर रहा था, मगर इसने सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए सड़क पर गिरे आदमियों के लीडर के करीब झुककर इसको सीधा किया, जो पसीने में शराबूर था और लंबी लंबी सांस ले रहा था। एसपी हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले में मेरा नाम आता है, इसलिए मुझे 6-6 गाड़ियों में 12-12 असला बरदार लेकर घूमने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये तो मैं सुन चुका हूँ कि तुम्हें बिशारत हुसैन के भाई नज़ीर हुसैन ने भेजा है। तुम्हारी ज़िंदगी बख्श देने की वजह भी यही है कि तुम अदालत के सामने बताओगे कि तुम्हें यहाँ किसने और क्यों भेजा था, और तुम्हारे हड्डी फेंकने वाले से मैं खुद बात कर लूँगा। इसने तलाशी लेकर इस आदमी की जेब से फ़ोन बरामद किया, जिसकी स्क्रीन पर डायल लिस्ट पर वो जो नंबर मौजूद था वही मिलाया। दूसरी जानिब छूटते पूछा गया, क्या काम हो गया? मुझे इसकी डेड बॉडी की तस्वीरें चाहिए ताकि मैं प्रेस में दे सकूं कि अपने साथ उलझने वालों का हम क्या हाल करते हैं। इसके लिए तुम्हें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा नसीर हुसैन। फ़िलहाल तो मैं तुम्हारे बंदों के बयान के साथ इनकी तस्वीरें कल के हर अखबार और आज के हर चलते टीवी चैनल पर देने वाला हूँ। नज़ीर हुसैन खबरें देखना मत भूलना। तो तुम बच के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुना तो होगा ही। वो अपनी एक कहावत है कि वदी नु सत्य खैरा। मेरा भी कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है जब मुझे बचाने वाली ज़ात मेरे रब की है। तुम जानते नहीं ताशफिया ने इसरार कि तुमने अपनी मौत को माँ कह दिया। मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारा गरूर न तोड़ दूँ। मेरे भाई को मिलने वाली एक एक तकलीफ़ का बदला मैं तुमसे लूँगा। बहुत जल्द तुम्हें इल्म हो जाएगा कि भाई की तकलीफ़ क्या होती है। ताशफिया का दिमाग सीधा हारिस की तरफ किया, जिसकी तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। तुम्हारी धमकियों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है तुम इस वक्त किस कदर तकलीफ़ में हो। हौसला रखना, अगली पेशी पर बिशारत हुसैन को सजाए मौत ना भी हुई तो उम्र कैद तो होकर रहेगी। तैयार रहना।
इसने लाइन काट कर फ़ोन अपने माथे हाथ की जानिब उछाल दिया, साथ ही हुक्म दिया, मुझे गाड़ी चाहिए। अपना फ़ोन निकाल कर फारिस का नंबर मिला, कहा क्या जुगन भी साथ में? सुनो, उसको लेकर घर चले जाओ, मुझे भी ज़रूरी काम है। हाँ मैं ठीक हूँ, घर पहुँच कर मुझे इत्तला कर देना। अस्सलाम वालेकुम। सर आइए, गाड़ी तैयार है। वो सर को हल्का सा खम करके जवाब देता गाड़ी की जानिब बढ़ गया। नाज़रीन, अभी अभी हमारे पास खबर आ रही है कि एक दफ़ा फिर पुलिस के साथ टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया है। हम हकाम के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस वाक़े की तफसील से आगाही हासिल करके आप तक पहुँचाई जा सके। अभी हम अपने नुमाइंदे को ऑन कॉल ले रहे हैं जो इस वक्त जाए वकूआ पहुँचने की कोशिश में। हम पूछना चाहते हैं फ़रीद कि अब तक आप अपने वसाइल से क्या जान पाए हैं, असल वाक़या क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, अभी भी मुझे इल्म हुआ है कि एसपी ताशफिन स्टार की गाड़ी पर 4 मोटरसाइकिल सवारों ने हमला किया है, मगर मौज़ाती तौर पर एक दफ़ा फिर एसपी ताशफिन स्टार बाल बाल बच गए हैं। इनको बाजू में गोली लगी और हल्की फुल्की चोटें ज़रूर आई हैं, मगर उस वक्त बिल्कुल महफूज हैं। अलबत्ता 2 हमलावर मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं और बाकी 2 की हालत भी खतरे में है, जिनको पुलिस की हिरासत में नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज किया जाएगा। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा जिसमें हमलावरों के बारे में मालूमात फ्राहम की जाएंगी। पर फ़ायज़ा, हम भी ये बात तो जानते हैं कि पुलिस के साथ ऐसे हमलों का सिलसिला बशारत हुसैन के डेरे पर छापे वाले वाक़े के बाद से शुरू हुआ है। ताहम पहले जब इनकी गाड़ी को रॉकेट का निशाना बनाया गया, हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्तों ने यही कहा कि हादसा इत्तफ़ाक़ी तौर पर पेश आया। ताशफिन इस कार को जानबूझकर टारगेट नहीं किया गया, मगर आज के इस हादसे ने यह बात भी साबित कर दी कि पहला हमला भी इस हमले की तरह टारगेटेड था। यहाँ ये बात भी याद रखी जाए कि एसपी ताशफिन स्टार के पास ही शाहरुख का कत्ल केस है, जिसमें इन्होंने बशारत हुसैन को नाकाबिले ज़मानत वारंट पर गिरफ्तार किया था। हमारे मुल्क की तारीख में ऐसा काम पहले शायद ही हुआ हो जहां इतने बड़े बिजनेसमैन को दिन दहाड़े कत्ल के केस में गिरफ्तार किया गया। मीडिया पर शाहरुख के वालिदैन की जानिब से बयान जारी हुआ था जिसमें इन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने इतने अरसे के बाद ये केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की, मगर दूसरी जानिब बशारत हुसैन की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस की एक चौकी पर पेट्रोल पम्प फेंका गया था जिसमें 2 एहलकार शदीद जख्मी हुए थे। अलबत्ता अभी तक कोई जानी नुकसान सामने नहीं आया, मगर आम आदमी के जहन में बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि क्या हमारे मुल्क में ताकतवर को इसके किए की सज़ा देना इस कदर दुश्वार है। आमतौर पर पुलिस के बारे में आवाम के दरमियान यही तासुर पाया जाता है कि पुलिस कमज़ोर के बजाय ताकतवर का साथ देती है। पर फ़ायज़ा, हमारे कुछ अफसरान ने आवाम का इस महकमे पर एतमाद फिर से बहाल करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन अफसरान में ताशफिन स्टार का नाम सरफहरिस्त पाया जाता है और इनके अलावा इनके बहुत से मातहत अफसरान भी अपनी नई क़यादत में बहुत से केसेस को पूरी ईमानदारी से निपटा रहे हैं। एक और बात जो हमें मालूम हुई है कि आपकी लीडरशिप ईमानदार और दयानतदार है, तो हो ही नहीं सकता कि उसके नीचे काम करने वाला अपना अमला अपनी लाइन सीधी ना रखे। जी फ़रीद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका तफसीली मालूमात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। अभी चूँकि हमारे पास इस गाड़ी की फुटेज आ गई है जिसमें एसपी ताशफिन सवार थे जब उन पर हमला किया गया। नाज़रीन, गाड़ी की जो हालत हुई है आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। यकीनन इसको देखकर यही मालूम हो रहा है कि एसपी साहब का जिंदा बच जाना वाकई किसी मौजज़े से कम नहीं। टेलीविज़न स्क्रीन के सामने जुटकर बैठी बल्कीस बानो ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए अपनी बेटी के शौहर को मुखातिब किया। बेटी का शौहर? मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपना शाह खोया इसी तरह ताशफिन के घर वाले इसको खोएं। हमीद नियाज़ी, चलो केस वापस ले लेते हैं। देखो तो जालिमों ने गोली मार मार कर गाड़ी का बैरूनी फ्रेम ही उड़ा दिया। मेरा तो यही सोचकर दिल डूबे जा रहा है, अगर खुदा ना ख्वास्ता मेरा बच्चा इसमें मौजूद होता तो फिर क्या होता। जज्बाती बातें मत करो बल्किस, तुम इसके लिए दुआ करो। इसने वक्त के फिरौनों से टक्कर ली है। इस वक्त हमने केस वापस लिया तो हम इसके किए किराए पर पानी फेर देंगे। अब चाहे हमें इंसाफ मिले या ना मिले, हर हाल में ताशफिन बेटे का साथ ज़रूर दूंगा। अब पीछे हटना मर्दानगी नहीं है। ओखली में सर दे दिया तो सर पर बरसते मौसलों से डरना कैसा। अनम के ताशफिन की बीवी बच्चे भी हैं? अनम जो पूरी तरह टीवी में गर्क थी, माँ के सवाल पर चौंकी। अम्मी जी, मुझे इल्म नहीं है। देखो वो 2 दफ़ा मुझसे मिलने आया, मैंने इसकी ज़ात के बारे में कोई सवाल ही नहीं किया। अब की दफ़ा जब आएंगे तो पूछ लीजिएगा। तुम ऐसा करो, उसको फ़ोन करो, कल रात का खाना वो हमारे साथ खाए, फिर मैं इसके बारे में उससे सारे सवाल पूछ लूँगी। अभी फ़ोन मिला, मेरी बात करवा दो ताशफिन से। अम्मी, इस वक्त कॉल करना मुनासिब नहीं लग रहा। देखें ना, अभी खबरों के मुताबिक वो इस कदर कठिन हालात से गुजरे। कल बात करवा दूँगी, सिर्फ 2 मिनट बात करूँगी, इसका ज़रा वक्त नहीं लूँगी। तुम फ़ोन दो, मैं खुद कॉल मिला लेती हूँ। अनम ने बेबसी से बाप की जानिब देखा जिन्होंने सर के इशारे से इजाज़त दे दी। अनम ने कॉल मिला दी। चौथी बेल पर काफ़ी शोर के दरमियान ताशफिन की आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताशफिन भाई, अनम बात कर रही हूँ। जी, मैं नंबर पहचान गया। कहिए, सब खैरियत है? जी जी, सब खैरियत है। इस वक्त तो हम आप लोगों को आपकी खैरियत की फ़िक्र हो रही थी, इसलिए कॉल किया। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए ले अम्मी से बात करें। जी ज़रूर। ताशफिन बेटे, तुम ठीक तो हो ना? आपकी दुआ में एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। खबरों वाले तो आपको इल्म ही है कैसे मसाला लगाकर बात बताते हैं। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। मैं चाह रही थी कि तुम किसी दिन रात का खाना हमारे साथ खाओ। क्या तुम्हारी शादी हुई है? वो मुस्कुराई। जी, शादीशुदा हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। अपनी बीवी को ज़रूर साथ लाना, मुझे बड़ी खुशी होगी। जी, एक दफ़ा केस का फ़ैसला आ जाए फिर इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, मगर तब तक मैं आपसे मिलने मिलाने से गुरेज पड़ता रहा हूँ। घर पर जवान बहन है, मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का कोई स्कैंडल बनकर मुखालिफ पार्टी हमारे केस पर हमला करे, क्योंकि वो इस वक्त हर तरह से आपको ढूंढ निकालने की कोशिशों में होंगे ताकि आपको नुकसान पहुँचाकर केस ख़त्म करवाने के लिए प्रेशराइज़ कर सकें, मगर इंशाल्लाह इनके नापाक अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे।
चलो बेटा जैसे तुम कहो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, तुमने हम मजबूर वालिदैन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। न जाने कितने अरसे के बाद हमारी बेटी हमारे साथ रह रही, ये सब तुम और तुम्हारी टीम की वजह से मुमकिन हुआ। माँ जी, अल्लाह का वादा मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है, आप बस दुआ में याद रखिएगा, कल बड़ा अहम दिन है इंशाल्लाह। बेटे ये भी कोई कहने की बात है, मैं तो पल पल तुम्हारी कामयाबी की दुआएं मांगती हूँ। अभी मेरे फ़ोन पर एक और कॉल आ रही है, आपसे फिर बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। नहीं अब्बू सो गए, मैंने इनको नहीं बताया। पप्पू बीबीसी आया था मगर मैंने इसको मना कर दिया, कब्बू को मत बताया, क्योंकि ताशविन भाई की कॉल आ गई थी, कह रहे थे डॉक्टर से बैंडेज वगैरह करवा ली है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। हसीब की बात पर फारिस ने जवाब देते हुए कहा, यार परेशानी वाली बात तो है ही, आए दिन इसके साथ कोई ना कोई वाक़या पेश आ जाता है। मेरा दिल डरता है, जब भी ये घर से निकलता मैं 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर दूर से इस पर फूंक देता हूँ। ऊपर से पहलवान इतने कि सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखता। तुम आपा को लेकर घर आओ, इतनी दुश्मनियाँ बनी हुई, इस तरह बाहर रहना ठीक नहीं है। मेरी गलती है, मैंने सोचा वो इतना घबराई हुई, ज़रा संभल जाए तब घर जाएंगे, पर अब वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। तुम भाई को कॉल करो। चलो मैं कोशिश करता हूँ, तुम आवाज़ को सुला दो पाए। ओ यार, हसीब की कॉल बंद करता वो जुगन की तरफ आया। आपा, फारिस ने एक दफ़ा फिर रिस्ट वॉच पर निगाह डाली जहाँ 12:30 हो रहे थे। जुगन को देखने लगा जो बुत बनी बैठी बस फास्ट फूड शॉप पर लगे टेलीविज़न की तारीख पड़ी स्क्रीन को देखे जा रही थी। टेलीविज़न फारिस ने कहकर बंद करवाया था। आपा चले घर चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही, मेरे लिए क्या हुक्म है, अब तो लोग भी मशकूक नज़र से देख रहे हैं, हम पिछले 2.5 घंटे से यहाँ बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। इसको फ़ोन करो और बोलो इधर आए। मैं 3 दफ़ा कॉल मिला चुका हूँ, कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा, दोबारा मिलाओ। वो मसरूफ़ ना होते तो पहली बेल पर ही कॉल का जवाब दे देते। मैं कह रही हूँ ना इसको कॉल मिला, फिर तुम्हें असर क्यों नहीं हो रहा? डांट पड़ जानी है। ठीक है फिर चुप करके बैठे रहो, क्योंकि मैं भी तब तक घर नहीं जाऊँगी जब तक वो खुद इधर नहीं आता। ये लोग 1 बजे बंद कर देते हैं शॉप। फारिस ने शॉप का हवाला दिया। इसके बाद बाहर बैठ जाऊँगी, पर इसके बगैर घर नहीं जाऊँगी। प्यारी आपा गुस्सा जाने दो। जवाब में जुगन ने इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। फारिस फ़ोन लेकर बाहर आ गया। दरवाजे से बाहर खड़े खड़े इसने 3 दफ़ा मज़ीद कॉल की मगर जवाब नहीं मिला। अब के फारिस को भी तशवीश होने लगी। इसने मैसेज भेजा, भाभी घर जाने से इनकारी हो रही है, कॉल उठाओ, ये कॉल करो। रात ढल गई है और हम लोग एक फ़ूड शॉप पर बैठे हुए हैं। पूरे 10 मिनट बाद मैसेज का जवाब आया, पागल आदमी, इसको घर ले जाओ, मैं एक मीटिंग में हूँ। वो कहती है वो ताशफैन के बगैर घर नहीं जाएगी। गुस्से से कह रही है प्यार से? प्यार तो आकर खुद ही पूछ ले बेटा, तू आकर खुद ही पूछ ले। दूसरी जानिब से ताशफैन ने हंसी वाले इमोजी साथ ही कहा, जगह बताओ मैं आता हूँ। फारिस ने एड्रेस लिख भेजा और खुद अंदर आकर जुगन के लिए कुछ पीने को ऑर्डर किया। 1:45 बजे फारिस को मैसेज मिला, बाहर आओ। फारिस शीशे के पार सड़क पर आकर रुकने वाली गाड़ी भी देख चुका था। चले आपा, भाई आ गया। जुगन पूरी तरह मतवज्जा हुई। कहाँ है? बाहर गाड़ी में। फारिस के हमराही में बाहर आई। सामने गाड़ी की पिछली सीट पर विराजमान वो इस वक्त भी फ़ोन पर मसरूफ़ था, मगर इसको देखकर ही जुगन के जलते दिल पर ठंडी फवार सी बरसी। वरना जब से खबरों में तबाहशुदा गाड़ी की तस्वीर देखी थी, जिसम में जैसे जान ही रही हो। ताशफैन ने उसको देखकर इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। फारिस को मोटरसाइकिल की जानिब बढ़ते देखकर अगला हुक्म दिया, फारिस तुम गाड़ी में आओ, आमिर तुम मोटरसाइकिल ले जाओ। आमिर नामी हल्का जी सर कहता ड्राइविंग सीट से निकल गया। वो खामोशी से बैठी हुई थी। ताशफैन ने महसूस कर लिया कि इससे फासला रखकर बैठी, मगर कहा कुछ नहीं। ताशफैन का फ़ोन बजने लगा। जुगन ने इसके हाथ से फ़ोन लेकर अगली सीट की जानिब फेंक दिया। सारे फसाद की जड़ ये नौकरी है। मैं जिंदा सलामत तुम्हारे पहलू में बैठा हूँ, ये क्या ये कम है? हाँ कम है, बहुत कम है। जानते हो तुम्हारे मुतल्लिका लोगों की जान कैसे सुलीग पर अटकती है, जब घंटा 2 घंटे तक यही मालूम ना हो सके कि आए तुम जिंदा भी हो कि नहीं। ताशफैन समझता था कि वो शौक में और इस वक्त समझाना सूदमंद साबित नहीं होने वाला। इसने आगे झुककर जुगन का ठंडा या खात अपनी गिरफ्त में लिया और अपने दोनों हाथों के दरमियान छुपा लिया। फारिस ने सारा रास्ता एक लफ्ज़ नहीं बोला। घर पर पहुंचते तो सिर्फ हसीब जाग रहा था। जैसे ताशफैन हॉल की रोशनी में दाखिल हुआ, हसीब की आंखें फटी की फटी रह गई। फारिस लब भेजे खड़ा मुसलसल ताशफैन को देखेगा, जबकि जुगन का अपने आंसुओं पर इख्तियार ख़त्म हो गया। ताशफैन ने जैकेट हाथ में पकड़ी हुई थी, माथे पर आंख के करीब सफ़ेद प्लास्टर लगा हुआ था। बाएं हाथ की ऊपरी जिल्द छिली हुई गई थी। सारे लिबास पर मिट्टी के निशानात तो थे ही, मगर जैकेट की पूरी आस्तीन और शर्ट का अगला हिस्सा खून के धब्बों से भरा हुआ था। जितनी बुरी मेरी हालत बज़ाहिर नज़र आ रही है, हकीकत में इतनी बुरी नहीं है। ज़रा हॉट बात लेता हूँ, इसके बाद देखना एकदम फ्रेश नज़र आऊँगा। हम तुम्हें किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहते। यार फारिस, तुम तो समझदार हो, तुम भी शुरू हो गए। मैं आंखें बंद करके बगैर तो कितना नहीं बैठ सकता जब मेरा भाई बाहर ज़िंदगी और मौत की बाजी खेल रहा हो। ताशफैन थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। वो तीनों वैसे ही उदास चेहरे लिए इसके सर पर खड़े रहे, हत्ता कि उसको कहना पड़ा, यार तुम लोग तशरीफ़ रखोगे कि दावत दूँ? हसीब उसके बराबर बैठता हुआ गोया, भाई जॉब छोड़ दें। जॉब छोड़ दूँ तो क्या मौत का फरिश्ता भी अपने रजिस्टर से मेरा नाम हटा देगा? जुगन आंसुओं से रिंधी आवाज़ में बोली, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? आखिर हम लोगों की तकलीफ़ देकर तुम्हें क्या सुकून मिलता है? क्या चाहते हो, बुज़दिल बन जाओ? एक माँ के बेटे का कत्ल हुआ है, जानते हो? माँ बेटा खोने के बाद रो रो कर अपनी आंखों का नूर भी खोने पर आई हुई है। जवान औलाद तिबी बहुत मर जाए तो सब्र आते आते आ ही जाता है, मगर यूँ हादसाती मौत पर सब्र नहीं आता। जब आपके बेगुनाह प्यारे को मारने वाले माशरे में दंदनाते फिर रहे हो और दूसरी तरफ अगर सज़ा ही ना दोगे तो माशरा मर जाएगा। केस अदालत में लग चुका, अब ज़रूरी नहीं कि तुम साथ दो। यार किधर है?
तुम जो कर सकते थे कर चुके हो, प्लीज़ अब इस केस से दस्तबरदार हो जाओ। जुगन के कहने पर वो दो टोक अंदाज में बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तब से खामोश खड़ा फारिस बोला, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना भाई कि अपनी सिक्योरिटी टीम को साथ रखा करो। किस तरह समझाऊं कि जो रात कब्र में लिखी है वो कब्र में ही आनी है। तुम ऐसी फजूल बातें करना बंद नहीं कर सकते? खुद को समझते क्या हो? मेरे भाई इधर बैठे ना होते तो इस बात का जवाब मैं बहुत अच्छा देता। यहाँ पर सर छिपाने खपाने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम लोगों ने डिनर किया? जुगन ने अपने जूते उतार कर वहीं सोफे के करीब रखे और नंगे पैर वॉश बेसिन की जानिब बढ़ते हुए इन तीनों से सवाल किया। फारिस ने ताशफैन के आगे हाथ जोड़े, ये देख भाई, और कुछ नहीं तो मेरे बंदे हाथों की इलाज रख ले। ताशफैन ने इसके बंदे हाथों को देखकर मुस्कुराहट दबाते हुए आंखें दिखाकर बोला, तू बाज आजा बेटा, वरना उल्टे हाथ की पड़ेगी। मेरा सर दुख रहा और यहाँ मेरी क्लास ली जा रही है जैसे मैं 3 साल का नन्हा सा बच्चा हूँ। ना भाई, कोई अंधा भी तुझे 3 साल का नहीं कह सकता, हाँ 30 का ज़रूर है। जुगन मुंह हाथ धोने के बाद तौलिए से हाथ मुँह पैर पहुँचती मुसलसल ताशफैन की नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। मैं खाना बाहर नहीं लाऊंगी, अगर भूख लगी है तो तीनों वहीं अंदर आ जाओ। सबसे पहले ताशफैन अपनी जगह से उठा, जो हुक्म माय लेडी, बंदे के क्या मजाल जो इनकार करे। जुगन ने घुरी से नवाजा जवाब में मुस्कुराता हुआ हाथ धोने लगा। अपा एक बात कहना थी। वो बेडशीट बदल रही थी जब दरवाजे के फ्रेम में हसीब आकर खड़ा हुआ। हाँ बोलो। वो असल में मेरी क्लास फेलो आपसे मिलना चाहती है। तुम्हारा क्लास फेलो मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? मेरा क्लास फेलो नहीं, मेरी क्लास फेलो। ओ अच्छा अच्छा, कोई लड़की है जी, मगर कोई गलत मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ जस्ट अ गुड फ्रेंड। मेरा इसको कैसे पता चला? मैंने अपने दोस्तों को आपकी शादी की तस्वीरें दिखाई थी, वो आपकी दावत करना चाह रहे हैं। सो स्वीट। मगर चूंकि बड़ी मैं हूँ इसलिए ऐसा करो, अपने दोस्तों को घर पे बुला लो, अच्छा सा लंच करवाती हूँ, साथ में सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। तभी ताशफैन वॉशरूम से बरामद हुआ। स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई थी, कंधे पे लगी बैंडेज में खून जमा हुआ था। ताशफैन क्या ख्याल है? मैं हसीब के दोस्तों को लंच पर बुलाना चाह रही हूँ। मेरी तरफ से इजाज़त है, जब चाहो जिसको चाहो बुलाओ। मैंने कौन सा मेहमान नवाजी के फ़राइज़ अंजाम देने? इस घर में हर कोई आज़ाद है सवाए मेरे। हसीब हंसते हुए बोला, आपा आपने हमारे शेर को एक दिन में गिडर बना दिया। वाह कैसे अच्छे बच्चे बने घर बैठे हैं। तुम इसको ज़रा पंप मत कराओ, पहले कोई कम रोब नहीं डाल रही, लेकर घर पर बिठा दिया। तोबा, एक छुट्टी की करवा ली, किसी बच्चे की तरह शिकवे ख़त्म नहीं हो रहे। अब आराम करें ताकि ज़ख्म से खून रसना बंद हो जाए। अब आज स्कूल से वापसी पर सीरत ताशफैन के पास है। आज मिस पूछ रही थी तुम्हारे भाई का क्या हाल है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो वो कहने लगी कल उनको गोली लगी थी, ज़रा ज़ख्म तो नहीं आया? और मैं इसका मुंह देख रहा था, क्या मेरे भाई को गोली क्यों लगेगी? अब मुझे क्या इल्म कि मेरे घर में सब लोग मुझे बच्चा समझते हैं, मुझसे बातें छुपाई जाती हैं, टीवी देखने पर पाबंदी लगी हुई है, फेसबुक या इंस्टा मुझे कुछ चलाने नहीं देता। बताओ मेरी भी कोई ज़िंदगी है? बस यार, जब से डिक्टेटर औरत हमारे घर आई है हमारे साथ जुल्म ही हो रहे हैं। मैं तुम्हारे कम में बराबर का शरीक हूँ। बड़े भाई आपा को कुछ मत कहना, मेरी लड़ाई आपके साथ है, आपा के साथ नहीं। इतने से तुम हो अभी से, फेसबुक और इंस्टा की क्या ज़रूरत पड़ गई है? मेरी क्लास के सब बच्चों के पास तमाम सोशल साइट्स के अकाउंट है, मैं ही एक पेंडू हूँ जिसके पास अपना फ़ोन भी नहीं है। क्योंकि तुम दौरे हाजिर की 99% यूथ की तरह सोशल मीडिया पर बैठकर मुल्क के मसाइल हल नहीं करोगे, बल्कि अपने भाई और बाप की तरह बाअमल ज़िंदगी गुजारोगे। ये क्या बात हुई भाई? मेरा क्लास फेलो है ना फैसल रेहान, उसके फेसबुक पर 2000 दोस्त ऐड हैं। प्लीज़ मुझे भी अकाउंट बनाने दो ना। फेसबुक नहीं तो कम से कम स्नैपचैट की इजाज़त दे दें। स्नैपचैट पे तुमने क्या निकोल किडमैन के साथ स्नैप्स शेयर करनी है? नहीं, मैं अलमास भाभी को ऐड करूँगा ताकि बच्चों की ताज़ा ताज़ा तस्वीरें देख लिया करूँ। ताशफैन ने इसको बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें बताना भूल गया, माह मिली थी। हैं? सच? कब? मुझे हारिस के साथ काम था, एक दिन उसको मिलने इसके घर पर जाना हुआ। माँ की माँ ने ज़्यादा बात करने का मौका नहीं दिया, मगर वो भी आखिर हमारा खून है। अंदर जाते हुए माँ के सामने ऐलान करके गई, चाचू आई लव यू। सिर्फ आपके लिए ऐसा बोला? इसने मेरा नहीं पूछा। बास के सवाल पर हसीब बोला, ये कैसे हो सकता है कि उसने हमारा अपना पूछा? भाई तुमने इन दोनों को चोरी उठा कर ले आना था। इसकी माँ बड़ी बददिमाग है, यूँ ही कोई नया शोशा छोड़ देगी, वरना बच्चों को घर पर लाना कौन सा मुश्किल है। अब्बास ताशफैन के सीने से लगकर लेटते हुए बोला, जब हमारी ज़ैनब आएगी तब मैं भी अलमास भाभी को इससे मिलने की इजाज़त नहीं दिया करूँगा। ताशफैन उदास शक्ल बनाए खड़ी जुगन की आंखों में देखते हुए बोला, तुम बेफिक्र हो, अलमास को ताशफैन के बच्चों से कोई सरोकार नहीं होना। अलबत्ता वो ज़ैनब की माँ को हमसे दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। अब्बास छठ भाई के पहलू से उठकर जुगन के करीब हुआ, जैसे वाकई इसके छिन जाने का खतरा हो। मेरी आपा कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। क्यों आपा? जुगन अभी ताशफैन को देख रही थी, मगर अब्बास को खुश दिली से जवाब दिया, ये भी भला कोई पूछने की बात है? फिर ताशफैन से अपने खच्चे की तस्दीक चाहिए। क्या आपने आप ही को बता दिया मैं इधर हूँ? तुम और मैं मियाँ बीवी हैं, कोई हराम ताल्लुक नहीं जो यूँ डर कर जी रही हो। आप समझते क्यों नहीं है? अब वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने झूठ क्यों बोला। तुम्हें इसकी नाराज़गी की इतनी परवाह थी तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें मेरे साथ खुश देखकर खुश नहीं होगी। अल्लाह जाने एकदम से आप में कौन सा बुरा इंसान नजर आना शुरू हो गया। जब रिश्ता हुआ तब तो दिन रात आपकी अच्छाइयाँ बयान होती थी, काबिलियत के डंके बचाती थी। ताशफैन हंसता चला गया। मैं नहीं मानता, क्योंकि अलमास कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकती। कम से कम मुझे निगी की शादी तो सुकून से देख लेने देते। ताशफैन संजीदा हो गया। मैंने इतने दिनों से तुम्हारे सामने इस बात का जिक्र इसीलिए नहीं किया कि तुम ख्वामखा परेशान हो जाओगी। अगर वो कुछ कहेगी या इधर आएगी तो मैं देख लूँगा। हाँ बहुत सोना देखेगा तू। और तो सब ने ताशफैन और रल के जुतियाँ मारनी मेरे नाल। अगर वो शेर है तो आपका गुस्सा सवा शेर है। अल्लाह ही मेरे हाल पर रहम करे।
ताशफैन मुस्कुराया। इस पल इसका जी चाह रहा था जुगन को पकड़कर अपने दिल के सबसे महफूज तहखाने में छुपा ले, जहाँ इसको कभी कोई तकलीफ या तंगी ना आए। भाई आपको नींद नहीं आ रही तो क्या हम एक फ़िल्म देख सकते हैं? अब्बास के सवाल पर ताशफैन ने अपनी नींबा आंखें पूरी खोलकर वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। यार आमतौर पर मेरा दिन यूँ भागता है कि मुझे लंच करने का भी होश नहीं रहता, और आज दिन गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। आराम करवाने के लिए आपको छुट्टी करवाई, यार पर आने वाले लोगों का तांता बंधा रहा है। अभी आराम से बिस्तर पर पड़े। हसीब तुम इन दोनों को लैपटॉप पर कोई मूवी लगा दो। शेबी कोई मूवी नहीं लगानी, नीड फॉर स्पीड लगानी है, मैं यूनिफॉर्म बदल कर भी आया। अब्बास छलांग मारकर बेड से उतरकर भाग गया। हसीब लैपटॉप लेने चला गया। वो भी दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी जब ताशफैन ने आवाज़ दी। कहाँ जा रही हो? जुगन मुड़ते हुए बोली। अब्बास के लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ, आपको कुछ चाहिए? ताशफैन ने सर इस्पात में हिलाते हुए कहा। हाँ क्या चाहिए बताएं, ले आती हूँ। तुम वेरी फ़नी। वो शर्म से लाल चेहरा लिए कमरे से निकल गई। ताशफैन के शिकवे ने पीछा किया। कोई जवाब तो देकर जाओ, पूछा तो ऐसे था जैसे जो मांगूंगा खड़े खड़े दान करोगी। फरागत ने दिमाग पर असर कर दिया। चुप करके मूवी देखें, मैंगो शेक बनाकर लाती हूँ। यू आर अ लायर मिसेस जुगन। ताशफैन। थैंक यू मिस्टर ताशफैन, जुगन ने ऊंची आवाज़ में कहा और इसरार अहमद के कमरे की जानिब आई। अंदर से आने वाली बातों की आवाज़ से अंदाज़ा हो गया कि उनके मेहमान अभी यहीं थे। वहीं से किचन में आ गई। स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट लेकर वापस आई तो दोनों भाई स्क्रीन पर नजर जमाए बैठे हुए थे। जुगन ने लैपटॉप एक जानिब हटाने का इशारा किया और ट्रे दोनों के सामने बेड पर रख दी। हसीब किधर गया? 3 बज गए, आज फारिस भी अभी तक नहीं आया। ताशफैन की नज़र अभी भी स्क्रीन पर थी। मशरूब का घूंट भरता बोला, फारिस का मैसेज आया 5 बजे आएगा और हसीब बाल कटवाने गया। अच्छा, आपने सुबह से दवा नहीं ली, पेन किलर दे दूँ? ज़रूरत तो महसूस नहीं हो रही। क्या दर्द नहीं है? दर्द तो है मगर इतना ज़्यादा नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा मैं सोच रही थी आजकल मैं बच्चों की शॉपिंग कर ली जाए। फारिस कह रहा था कल पेंट करने आ रहे हैं। वो कुल 5 लोग हैं और सारा काम सिर्फ 2 दिन में मुकम्मल करेंगे। किन बच्चों की शॉपिंग होनी है? ताशफैन के सवाल पर जुगन का जी चाहा सर पीट ले। हम सायों के बच्चों की। अच्छा क्या अच्छा? यही कि तुम्हारे 20 साल से ऊपर के बच्चों की शॉपिंग कर लेंगे। तुम अपने लिए भी कपड़े वगैरह खरीद लेना। मेरे पास तो पहले से ढेरों जोड़े पड़े हैं, पर फिर भी जो कल पहना था वो नया ही लिया। यकीनन तुमने अपनी जेब से खरीदा होगा। जुगन मुस्कुराई। एक ही बात है। ठीक है मैं खुद से तुम्हारे लिए कुछ खरीद लाऊंगा। तुम अपने बच्चों के साथ ले जाकर इनको जो चाहिए दिलवा देना। पैसे तुम्हारे पास ही हैं, जहाँ ज़रूरत हो लगा लेना। ओह वो पैसे मुझे तो याद ही नहीं रहा, अभी आई। वो तेज़ी से कमरे से निकली। ताशफैन ने हैरत से उसके इस अमल को देखा। 2 मिनट बाद वो पैकेट हाथ में पकड़े कमरे में वापस आई। पैसे वहीं किचन में रख दिए थे। शुक्र है वहीं से मिल गया, वरना मैं आपको क्या जवाब देती? ताशफैन मुस्कुराया। तुम 2 माह तक भी यहाँ से ना उठाती तो भी फिर भी तुम्हें वहीं से मिलते। कोई चोर भी तो घर में घुस सकता है। आपा एक पुलिस वाले के घर चोर को उसकी मौत ही लेकर आएगी। ताशफैन ने अब्बास के बालों को हाथ से बखेरा और छेड़ते हुए बोला। ऐसा ही तेरा भाई कोई सुपर हीरो है ना? अब्बास ने फिदा होती नज़रों से ताशफैन को देखा। मेरे भाई के सामने किसी सुपर हीरो की क्या औकात है? ताशफैन का कहकर जानदार था। सर घुमाकर जुगन को देखते हुए बोला, इसको कहते हैं अद्दी मोहब्बत। जुगन ने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा। भाइयों की आपस में मोहब्बत काबिल दीद थी। अब वो फारिस घर पर ना होता तो खामोशी सी रहती है। घर आता तो ऐसा लगता जैसे ना जाने कितने लोग एक ही दफ़ा बोल रहे हैं। इसरार अहमद इसकी बात से इत्तेफाक करते हुए बोले, हाँ ऐसा ही है। बोल ना भी रहा हो, बस घर में मौजूद हो तब भी इसकी अपनी रौनक है। मुझे आवाज़ आ रही है जो आप बाप बेटी सरगोशे में मेरी तारीफ़ें करें। मुझे कोसने तो धड़ल्ले से दिए जाते, तारीफ़ भी वैसे करें ना ज़ालिमों। अपना स्पीकर हल्का कभी मत रखना, मेरा शौहर अंदर सो रहा है। इसके आराम की खातिर धीमी आवाज़ में बोल रही हूँ। लोग जन मरीद होते हैं, आप बनी बनाई शौहर मरीद हैं। ज़रा बातें ना करो, क्योंकि ये देखने में है जो लोग किसी और पर तनकीद करते हैं अपना वक्त आने पर वो खुद भी वैसे ही साबित होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, मेरा शौहर नहीं होगा। जुगन ने माथा पीट लिया। सीढ़ी पर बैठकर अपना यूनी का काम करते हसीब ने वहीं से निशाना रखकर अपनी चप्पल फेंकी थी, जो सीधी हाल के दीवार के साथ टेक लगाकर फर्श पर बैठकर लैपटॉप पर मसरूफ फारस के सीने पर जाकर लैंड हुई। हुनर आम है फारस, बेगैरत इंसान कभी सोच समझ कर भी बक लिया कर। हाय मर गया मिस्टर मीसनी सुंडी, तेरी खैर नहीं पुत्र, बच जरा अब। हार गई हसीब दी। फारिस ने लैपटॉप एक साइड पर रखा और वही जूता पकड़कर हसीब की शामत बुलाते हुए इसके पीछे भोल लिया। हसीब एक ही जस्ट में सीढ़े से उतरकर सोफे की ओट में हुआ। बकवास तुमने की थी, अब मेरा हाथ तेरी बकवास सुनकर तेरी छितरौल करने को तैयार हो गया तो मेरा क्या कसूर? कसूर बताता हूँ, तो एक दफ़ा मेरे हाथ लग बेटा। ऐसा लग रहा था जैसे सिटिंग हॉल में जलजला आ गया। दोनों भाई बैलों की तरह भाग रहे थे। एक वक्त में जुगन को लगा दोनों इसके ऊपर गिरेंगे। जुगन के हलक से चीख बरामद हुई। फारिस हसीब को पकड़कर उसकी कमर पर मुक्के बरसा रहा था जब हसीब ने उसके पहलू में कोनी मारी। फारिस वही दहाई देता फर्श पर गिरा, मगर अगले पल खुद से दूर जाते हसीब की शर्ट का कॉलर खींचकर उसको भी फर्श पर गिराकर उसके ऊपर बैठकर उसको थप्पड़ मारने लगा। मगर हसीब ने अपना चेहरा और सर दोनों बाजुओं में छुपा रखा था, जिसकी वजह से फारिस का टास्क मुश्किल हो गया था। इसरार अहमद दोनों को गुस्से से देख रहे थे, मगर ताशफैन के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा पाकर उनको तसल्ली हो गई। ताशफैन ने एक नज़र जुगन पर डाली, जो फटी आंखों से दोनों को गुत्थम गुत्था हुए देखकर सहमी सी खड़ी थी। वो आगे बढ़ा और दोनों भाइयों के सर पकड़ एक दूसरे से में टकरा दिए। सर बजने की आवाज़ पर जुगन को झुरझुरी आ गई। आइंदा दंगल का मूड हो तो
मेरी बीवी के सामने शौक पूरा ना करना। अपने बच्चों को जानवर की तरह कूदते देखकर बेचारी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। दोनों के कह के बुलंद वे साथ में हाय हाय करते दूर भी हो रहे थे। जुगन की समझ से बाहर था कि हो क्या रहा है। इसने घबराकर ताशफन को देखा जो तसल्ली देते हुए हाथ उठाकर बोला, वेलकम टू मेंस क्यू। डरो मत गधे, कभी कभी कच्ची ज़मीन पर लोटनियाँ लेते हैं, इनकी सेहत के लिए अच्छा होता है। मगर दोनों को चोटें आई, इतनी ज़ोर से सोफे से पर से गिरे थे। दोनों उठकर जुगन से सॉरी करो। इसरार अहमद के कहने पर दोनों अपना अपना सर पकड़कर गिरते पड़ते खड़े हो गए। फारिस की आंख के करीब गोमड़ उभर आया था, हसीब के होंठ से खून निकल रहा था। दोनों जुगन के सामने हाथ बांधकर खड़े पर कमर तक झुककर सलाम किया। फारिस हर दफ़ा जापानियों के अंदाज में कमर तक डुबकी मारता और कहता जाता, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी भाभी, मेरी दोस्त, मुझे माफ़ कर दे। आखिर पे सीधा खड़ा होकर बोला, मगर कसूर मेरा नहीं, इस खबीस का था जिसने अपनी निशानाबाजी दिखाकर आपके सामने शो मारी। हसीब फ़ौरन अपना दफा करते हुए बोला, आपा इसने आपके सामने बड़ा नामनासिब जुमला बोला था जो मेरी गैरत ने गवारा ना किया, इसलिए इसकी छितरौल बनती थी। इधर बैठो दोनों, मैं फ्रीजर से बर्फ़ लाती हूँ। वैशी कहीं कि तौबा, मेरे दिल सीने से निकल कर बाहर आने वाला है। वो किचन की जानिब बढ़ी जहाँ से ताशफन पहले फ्रोज़न मटरों के 2 पैकेट हाथ में लिए निकल रहा था। जुगन की ताशफन के चेहरे पर नज़र पड़ी तो बाकी सब भूल गई। आपका चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि बुखार हो गया, मेरा सारा जिस्म दुख रहा है, कंधा तो हिल ही नहीं रहा। जुगन एकदम गुस्से में आ गई। ये तो होना ही था, और ना लें दवा और ना करें आराम। आवाज़ भी बदल गई। गुंडों से लड़ना इतना आसान होता ना तो हर कोई मैदान में कूदने को तैयार होता। चलती गाड़ी से जंप मारने से एक दफ़ा इंसान का सारा अंजर पंजर हिल के रह जाता है, मगर यहाँ कौन समझाए? खुद को न जाने कहाँ का जेम्स बॉन्ड समझ रखा है। हत्ता कि जो मूवीज़ वाला जेम्स बॉन्ड है ना, इतना से एक्शन करने के बाद तो वो भी थोड़ा ब्रेक ले लेता है। शराफत से जाकर लेट जा, मैं दवा देती हूँ, और ख़बरदार जब बिस्तर से पाँव भी उतारा बड़ी बुरी तरह पेश आऊँगी। इसके हाथ से बैग छीनने और डांट कर रख दिया। ताशफन ने हैरत से इसको देखा, फिर सवारी नज़र से इसरार अहमद को देखा। क्या ये सब मेरी बीवी नहीं का? फारिस मासूमियत से बोला, भाई बीच बाजार में आपकी इज्जत अफजाई होगी और लगे बीवी के नीचे। चुप कर जा तुम जल्दी पर तेल डालने वाले। जुगन ने पीछे से इसको एक लगाई। यार इन पर तो हमारे रंग चढ़ता जा रहा है, कसम से क्या भारी हाथ पाया। अल्लाह अल्लाह करके दिमाग की गर्दिश थमी थी, फिर हिला कर रख दिया। ये बैग अपनी आंख पर रखो। जुगन ने बैग इसके हाथ में रखा। सीढ़ियों पर धम धम की आवाज़ उभरी, सबका ध्यान इसी जानिब चला गया। फूली हुई सांस के साथ अब्बास मंच पर आया और पूरे हलक से चिल्लाकर मतला किया, आपा बाहर आपके मेहमान आए हैं। मेरे मेहमान? कौन? आपके डैडी और मम्मी। ये सुनते ही वजह से वहाँ मौजूद अफराद पर बिजली दौड़ गई। जुगन ने बड़े परेशान नज़रों से ताशफन को देखा जो बड़े इत्मीनान के साथ बैठकर घूंट घूंट करके पानी पी रहा था। नज़र मिलने पर इसने जुगन को आंख मारी। फारिस और हसीब सोफे ने सीधे करके कुशन वगैरह इनकी जगहों पर रख रहे थे। जूते उठाकर स्टैंड पर डाले, फिर जाकर ड्राइंग रूम का पंखा वगैरह ऑन किया, ताकि तब तक दरवाजे पर दस्तक हो चुकी थी। ताशफन ने टी शर्ट के ऊपर ही एक शर्ट पहन ली, मगर बटन खुले रहने दिए और जाकर दरवाज़ा खोलकर बड़ी गर्मजोशी से जुगन के वालिदैन का इस्तकबाल किया। जुगन ने अपनी डैड की आवाज़ सुनी जो मुस्कुराते हुए कह रहे थे, यंग मैन, हमने तुम्हारे बारे में बहुत बुरी खबरें सुनी थी, इसलिए फिक्रमंद होकर तुम्हारी खैरियत जानने को चले आए। अगर मुझे इल्म होता कि आप मेरी खैरियत जानने को आएंगे तो मैं बहुत पहले ही अपना कोई एक्सीडेंट करवा लेता। जवाब में डैड का कहकर सुनकर जुगन के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। तभी डैड ने हॉल में कदम रखा और सबको मुश्तरका सलाम किया। जुगन मिक्स किस्म के एहसासात का शिकार हो रही थी। माँ बाप को अपने घर देखकर खुश तो थी, मगर कहीं डर भी रही थी। डैडी तो बहुत खुश लग रहे थे, मगर मम्मी के चेहरे के तासुरात देखकर यूँ लग रहा था जैसे मम्मी कोई हॉरर मूवी देख रही हूँ। इसने डैडी से गले मिलने के बाद उनकी गाल का बूसा लिया। डैडी, आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मेरे जिगर के टुकड़े, यकीनन आपकी इस खुशी से कम नहीं जो आपको अपने घर में राज़ी देखकर मेरे दिल को मिली है। इनके इन अल्फाज पर मम्मी ने आंखें घुमाई। जुगन किसी बच्चे की तरह अपनी माँ से लिपट गई। मैं आपको इतना याद कर रही थी, अच्छा वो आप आ गई। बिहेव योर सेल्फ जुगन, इतनी बड़ी हो गई हो मगर अभी तक तुम्हारा बचपना नहीं गया। मम्मी ने सबके सामने नागवारी से डांट दिया, मगर जुगन के माथे पर शिकन नहीं आई, क्योंकि वो जानती थी कि माँ नाराज़ है, तभी यूँ डांट दिया। मम्मी, डैडी, ये तीनों मेरे वो भाई हैं जो मुझे ताशफन से मिले। डैडी, ये तीनों मेरा बहुत ख्याल करते हैं। 2 मिनट इधर उधर हो जो इन लोगों की जान पर बना दिया। और अब्बू ने तो मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ। डैडी, जो कुछ अलमास आप इस घर के मकीनों के बारे में कहती रही हैं, वो सब इनके अपने छोटे से दिमाग की मनगढ़ंत बातें थी। यहाँ तो इतनी मोहब्बत है कि समेटते समेटते दामन भर जाए, मगर प्यार ख़त्म नहीं होता। मुझे और ताशफन को अगर शादी से पहले एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझाने का वक्त मिलता ना, तो हमारे दरमियान जो गलतफहमी आई थी वो कभी ना आती। ताशफन बहुत अच्छे हैं, बस अलमास आपी की तरह थोड़े घमंडी हैं, पर बाकी अफराद तो घमंडी भी नहीं है। डैडी, मेरा यकीन करें, इस घर में आना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर फ़ैसला था। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ना आती तो इतने प्यारे आ गया मेरे सिर से। एक मिनट गाइस, ज़रा मेरे पे हादसा हुआ, सर पे शॉपर बजा था आगे। अच्छा, जब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ना आती तो इतने प्यारे रिश्तों से महरूम रहती। वो चमकती आंखों और जज्बात से सुरख होते चेहरे समेत बोलती जा रही थी, जैसे बच्चा अपने स्कूल में बेहतरीन रिजल्ट लेने के बाद घर आकर माँ बाप को बता रहा हो, फलां में इतने नंबर आए, मेरी इस उस्तानी ने ये कहा, मनपसंद खिलौना पा लेने के बाद जैसे बच्चे के पैर ही ज़मीन पर नहीं आ रहे हो।
इसका जी चाह रहा था कि एक ही सांस में से सारी मोहब्बत का हाथा कर दे जो इस घर से मिली थी। फारिस ने ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे की जानिब तवज्जो दिलाई, मगर डैडी वहीं इसरार अहमद की व्हीलचेयर के बराबर सोफे में बैठ गए और इनका हाथ थाम कर दबाया। मैंने जुगन को पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। इसके पास अपने एहसास बयान करने को अल्फाज कम पड़ रहे होंगे। आपका बहुत शुक्रिया इसरार साहब। मैं यहाँ आते हुए दिल ही दिल में डर रहा था कि न जाने बेटी को किस हाल में देखूंगा। मेरा दिल पुरसुकून हो गया। और ताशफन यार, मेरी बेटी को तो बाप की याद ही नहीं आई। तुम ही इसको मिलवाने के लिए ले आते। ताशफन भी वहीं विराजमान हो गया। सास तमान एक ही सोफे पर बैठे थे। सर, हम लोग आप ही की तरफ आ रहे थे, मगर इस हादसे की वजह से रास्ते में मोड़ कर आना पड़ा। तुमने बहुत गलत काम शुरू कर दिया ताशफन। पुलिस में होने का ये मतलब तो नहीं होता कि इंसान कानून के नाम पर दहशतगर्दी करे। मम्मी की बात पर कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। जुगन ने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा कि वो क्या बोल रही है। सेठ साहब ने फ़ौरन बीवी के कहे अल्फाज के असर को ज़ाहिर करने की कोशिश में कहा, अरे नहीं, ताशफन जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। हम भी बिजनेस चलाते हैं, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि गैर कानूनी काम भी साथ साथ चलाए जाएँ। बशारत हुसैन बहुत गलत कामों में मुलव्वस रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बशारत हुसैन के साथ अलमास और हारिस के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जो बाद में कारोबारी ताल्लुकात में बदले। अलमास तो बशारत हुसैन की बहुत तारीफ़ करती है। वो बहुत अमीर आदमी है, बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। पिछले साल उसने अपने बेटे को फरारी का लेटेस्ट मॉडल पाकिस्तान मंगवा कर दिया। हर कोई जानता है कि काम से मॉडल की गाड़ी को पाकिस्तान लेकर आने पर कितना खर्चा आता है, और फरारी तो अपनी कीमत में ही करोड़ों में है। सिर्फ लाहौर में इनके 3 बंगले हैं। माजरत के साथ, मगर इस घर से अच्छी तो इसके नौकरों की रहाइश है। मुझे नहीं लगता इतने अमीर आदमी का कोई बाल भी बेका कर सकेगा। बहुत जल्द वो जेल से रहा हो जाएगा, और जो पुलिस वाले इस वक्त इस केस को हद से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कल को खुद मिसाइल का शिकार हो सकते हैं। जुगन का रंग उड़ गया। जल्दी से ताशफन के तासुरात देखने चाहे और हैरत हुई क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। फारिस और हसीब किचन में न जाने क्या खुसर फुसर कर रहे थे। मम्मी तो अपनी बात कहकर खामोश होगी, मगर डैडी थोड़े शर्मिंदा नजर आ रहे थे। ताशफन बड़े तहम्मुल से गोया बा, जी आंटी, आपका तज्जिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जिसको लाठी होती है भैंस भी उसी की होती है। मम्मी ने अपने लिपस्टिक वाले लब ज़रा तकल्लुफ़ से फैलाए। ताशफन जुगन के डैड से मुखातिब होते हुए बोला, सर, क्या आपकी आजकल हारिस से बातचीत हुई है? मुल्क में वापस आ गया या नहीं अभी? जुगन ने आगे बढ़कर मम्मी का हाथ पकड़ा और इनको अपने साथ अंदर कमरे में ले आई। अंदर दाखिल होते मम्मी ने नई शिकायत की, उफ खुदा, यहाँ पर किस कदर हबस है। जुगन, तुम कैसे यहाँ रह रही हो? जुगन ने दरवाज़ा थोड़ा बंद कर दिया ताकि बाहर आवाज़ न जाए। मम्मी, आपको ताशफन के सामने इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए थी। अब्बू भी सुन रहे थे, क्या सोचेंगे? माय फुट, इन लोगों को जो सोचना है वो सोचे। ना जाने इन्होंने क्या मंतर फूंक तुम्हें अपना सिर कर लिया। ये बाहर गली देख रही हो? गली में एक बल्ब तक नहीं है। 3 दफ़ा मेरा पाँव मुड़ते मुड़ते बचा। तुम्हारा बाप साथ ना होता तो वहीं गिर पड़ी होती। ये सब तो छोड़ो, मुझे इस बात का जवाब दो, तुमने हमें इस तरह जलील क्यों किया? जानती हो अलमास की किस कदर इंसल्ट हुई है? जुगन, हाउ इग्नोरेंट। तुम अपनी बहन को इस तरह से डिग्रेड कैसे कर सकती हो? जब मुझे पता चला तुम यहाँ हो, मुझे लगा मजाक है। भला मेरी बेटी इतनी गई गुजरी कब से हो गई कि इस मर्द के पीछे आ गई जो उसको सारे ज़माने में रुस्वा करके आ गया। ये शख्स दूध से धुलकर भी आते, मैं तब भी इसको माफ़ नहीं करूँगी, ना ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की इजाज़त दूँगी। तुम आज ही हमारे साथ वापस चल रही हो। मम्मी प्लीज़ ताशफन के लिए ऐसे सख्त अल्फाज का इस्तेमाल मत करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरी शहजादी से आन बान वाली बेटी इस मैले कुचैले घर में आपसी हाउसवाइफ बनी हुई है। मेरे खुदा, ये अपने बालों का क्या हशर बनाया हुआ है। आखिरी दफ़ा सैलून का चक्कर कब लगाया था? तुम्हारे हाथ पैर भी अपनी असल रंगत खो रहे हैं। मैंने तो एक मल्टी मिलियन कंपनी में ऊंची पोस्ट पर बैठकर लाखों कमाने वाले को अपनी लाडली बेटी दी थी। मुझे क्या इल्म था कोई अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़कर एक छोटी सी पुलिस की नौकरी में आ जाएगा। इसकी तनख्वाह से तो भर घर की दाल रोटी ही चलती होगी। मेरी बेटी के मयार का पैसा कहाँ होगा इसके पास? जुगन, तुमने मुझे बहुत दुखी किया। चलो जान, घर चले। तुम्हारे जमान अंकल ने फ़िरोज़ के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, तब तुम्हारी शादी को भी 1 माह ही हुआ था। मैं चाहती थी कि तुम संभल जाओ, तो फिर तुम्हारी डाइवोर्स। मम्मी खुदा के लिए चुप कर जाए, क्या क्या बोले जा रही हैं? मैं उसके करीब रहकर और इसके खलूस को देखकर इसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मम्मी, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इस वक्त तो इसके हालात अच्छे भले हैं, पर अगर वो मुझे किसी झोंपड़ी में रखता, फर्श पर सुलाता और रूखी सूखी खाने को देता, मैं तब भी इसके साथ रह लेती, क्योंकि अब मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। और मोहब्बत इसलिए नहीं करती कि वो बड़ा खुश शक्ल मर्द है, बल्कि मैं इससे मोहब्बत इसलिए करती हूँ मम्मी कि वो अपनी फैमिली के लिए अपनी ज़ात को पसपुश डाल देता है। वो अपने भाइयों के लिए जान भी दे सकता है, और वो इस घर का कफ़ील है। मगर इसकी मजाल नहीं कि अपने बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर ले या इनकी किसी बात को रद्द कर दे। मम्मी, मुझे ताजमहल में खूबियाँ नज़र आती है, खामी ढूंढने से भी नहीं मिलती। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तुम प्रैक्टिकल ज़िंदगी को रोमांटाइज करने की कोशिश कर रही हो। मेरी इतनी पढ़ी लिखी बेटी आम जाहिल औरतों वाली वजूहात पेश कर रही है। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्या इनको भी इस टर्म में रखोगी? चलो, पुलिस की नौकरी से अच्छा कमा लेगा, तरक्की हो जाएगी, फिर भी जो 4 जोंके इसको लिपटी हुई है, इससे तुम्हारी जान कभी नहीं छूटेगी। मम्मी प्लीज़ ऐसे मत बोलें। जिनको आप जोंके कह रही हो मुझे अपनी जान से भी प्यारे हो गए। इनके बारे में कहा, आपका एक एक हर्फ मेरे दिल पर वार कर रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होना। आप पहली दफ़ा मेरे घर आई, मुझे अपनी खिदमत का मौका तक नहीं दिया और यूँ जली जली सुनाने बैठ गई हैं। मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुक सकती। तुम्हें समझाने को आई थी, मगर तुम्हारी तो अक्ल मारी गई है। रह लो चंद माह,
और जब इस सर से इश्क का भूत उतर जाए, असल ज़िंदगी की ज़रूरियात और सहूलतों की याद सताने लगे तो घर वापस आ जाना। अपनी साड़ी का पल्लू संभालती वो उठकर कमरे में चली गई। जुगन को जैसे किसी ने बांध दिया हो। मम्मी जाने पर तुली भी थी, डैड की भी एक ना सुनी। वो कमरे में जुगन के पास है जो उदास चेहरे के साथ इनको ही देख रही थी। अपनी माँ और बहन की तरफ से टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें तो इल्म है तुम्हारी मम्मी अलमास की कितनी सुनती है, और इस वक्त अलमास बहुत गुस्से में है। वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, तुम दिल पर मत लेना, तुम्हारी ये दुनिया बिल्कुल परफेक्ट है। इन और जुगन की पेशानी चूमी और चले गए। मोटे मोटे आंसू गिरने पे आए तो गिरते चले गए। वो अपनी सास की सारी गुफ्तगू सुन चुका था, फिर भी इसने दिल पर जबर करके मेहमानों को गली के एंड तक छोड़ा, फिर लंबे लंबे डग भरता वापस घर तक आया। रुख सीधा अपने कमरे की जानिब था। बाहर जाते वक्त अंदर से उभरने वाली एक सिसकी बता के कि वो रो रही है और ताशफन की जैसे जान पर बनाई थी। फारिस, हसीब और अब्बास उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। भाई को आता देखकर तीनों कमरे से खिसक गए। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बेड पर टांगे लटकाकर बैठी चारों कतार रोई जा रही थी। वो इसके पास और जुगन की दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में लेकर इसके हाथ चेहरे से हटा दिए। दिल पर घूंसा लगा। इसका चेहरा सुर्ख अनार हो रहा था, आंखें बंद थी और चेहरा आंसू से तर था। जुगन, आंखें खोलो। उसने आंखें खोलकर इसको देखा तो आंसू नए सिरे से शुरू हो गए। वो नरमी से धीमे लहजे में बोला, इस वक्त मेरी एक बात मान सकती हो? आंसुओं के दौरान जुगन ने सरस बात में हिलाया, रोना बंद कर दो प्लीज़। अगर तुम कहोगी तो मैं अगला पूरा हफ्ता घर पर गुजार लूँगा। घर पर रहना आसान है, मगर तुम्हें रोते हुए देखना मुश्किल है। इसने उंगली से अपने सीने पर बाएं जान भी इशारा किया। तुम्हें दुखी देखकर यहाँ बहुत बेचैनी हो रही है। जुगन रोते हुए बोली, मम्मी तुम्हें नापसंद करती हैं। तो फिर क्या हुआ? मैंने कौन सा इनके साथ रहना है? मैंने जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है वो मुझे पसंद करती है, इससे ज़्यादा कि तो मुझे चाहती नहीं है। वो मुझे तुमसे अलग करना चाहती है। चाहने तो इनके चाहने से क्या होता है? नरम हाथों से इसने जुगन के आंसू साफ किए। किस बात का दुख हुआ है? जुगन ने किसी बच्चे की तरह अपनी आस्तीन पर नाक रगड़ी। वो पहली दफ़ा मेरे घर आई थी और पानी तक पिए बगैर चलेंगी। क्या उनको मुझसे मोहब्बत नहीं है? इसने जुगन की पोनी से निकल आने वाली लटे इसके चेहरे पर से हटाई। शहादत की उंगली की पूंछ से इसके गाल को सहलाते हुए बोला, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। माँ बाप कभी कभार तल्ख भी हो जाते हैं, इसमें बड़ी बात तो नहीं कोई नहीं है। बस तुम महसूस ज़्यादा कर रही हो। मुझे यकीन है जब अगली दफ़ा वो तुमसे मिलने आएंगी तो ज़्यादा देर रुकेंगी। और एक बात कन्फर्म है कि वो तुमसे अपने अंदाज में ही सही मगर बहरहाल बहुत मोहब्बत करती है। ताशफन, मुझे डर लगता है। किस बात का डर? अगर अलमास आपी ने मेरी यहाँ आमद को अपनी अना का मसला बना लिया तो वो कभी मेरे और मम्मी का ताल्लुकात ठीक नहीं होने देंगी। क्या अब हम दूसरों के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? तुम्हारे लिए छुट्टी की थी मगर लोगों से मिलते मिलाते ही गुजर गई। चलो कहीं डिनर पर चलते हैं। डिनर पर नहीं जा सकते। क्यों? पैसे मैं दे दूंगा, तुम मत देना, पर जाने से तो इनकार ना करो। जुगन ने इसके सीने पर हथेली रखी। आप अपनी सखावत का मुजाहरा किसी और दिन कर सकते हैं मगर आज नहीं। आज क्यों नहीं? मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। ताशफिन, आज निगो की माइयों है। इसको कह दो तुम मसरूफ़ हो। ऐसे कह दूँ? मेरी इकलौती नहीं दोस्त है, इसकी शादी का एक फंक्शन भी मिस नहीं करूँगी। हाँ, चाहे शौहर यहाँ तुम्हें मिस कर करके मुर्गा बन जाए। इसकी मिसाल पर जुगन का हंस हंस के बुरा हाल हो गया। क्या किसी ने तुम्हें कभी बताया? ज़्यादा हंसने की वजह से आंख में आ जाने वाली नमी को दुपट्टे के पल्लू से जज़ब करते हुए बोली, क्या? यही कि तुम हंसती अच्छी लगती हो। अभी आपने बता देना, अब याद रखूँगी। अरे मुझे ख्याल क्यों नहीं आ रहा? आपको तो बुखार हो रहा था। इसके माथे पर हाथ से टेम्परेचर महसूस किया। हाँ, बल्कि अब भी है। लेट जाए, मैं दवा देती हूँ। तुम्हारी इन बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं सारा दिन वक्फे वक्फे से सोता रहा हूँ और इस वक्त दोबारा बीमार बनकर बेड पर लेटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर तुम अपना तकरीब में जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हुए मेरा साथ देती हो तो मैं आराम कर लेता हूँ, नहीं तो बाहर कहीं बैठ कर हवा खाना पसंद करूँगा। चले ऐसे ही सही, पहले दवा खाएं और फिर हवा खाएं, या फिर डिनर के लिए पकी हलीम, आपकी मर्ज़ी। वो उठकर मेज़ पर रखी दवाओं को जांचते हुए एकदम पलट कर मुस्कुराई। वो इसी को देख रहा था। मुस्कुराहट की वजह पूछी, क्या हुआ है? शुक्रिया कहना चाह रही हूँ। किस लिए? मेरा मूड अच्छा करने के लिए। कुछ देर पहले ज़िंदगी उदास लग रही थी, अब कैसी लग रही है? वो आसूदगी से मुस्कुराई और बोली, खूबसूरत। जवाब में वो भी मुस्कुरा दिया। लेकिन डैन अलमास डैन की नज़र लगनी हाले जिंदगी में। ओ तुहाडी खैर, ये नकाबपोश कौन है? फारिस फ़ोन सुनने के लिए बाहर आया था। अब वापस अंदर की जानिब जाते हुए पीले, हरे और गुलाबी रंगों के इम्तिजाज से बने सूट पर बड़ा सा गुलाबी दुपट्टा और दोशीज़ा को देखा जिसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। फारिस जानता था कौन है, इसलिए चुप न रह सका। इसके सवाल पर फट से नरगिस की जानिब से धमकी मौसूल हुई। उनकी गर्दन वाले, बताई दे रही हूँ मैं तुमसे बात नहीं करनी, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। अच्छा जी, इतनी नवाजिश किस चक्कर में की जा रही है? भुलक्कड़ शाह, तुम अभी 1 घंटा पहले मेरी मायू की खिचड़ी खाई है, अब भूल भी गए हो? ऐवी खुशफहमियाँ क्यों पालती हो कौशल्या देवी? वो खिचड़ी मैंने अपने जिगरी यार की खाई है। ये कौशल्या देवी किसको बोला तुमने? साउथ अफ्रीका के बंदर। और पप्पू कब से तुम्हारा जिगरी यार हो गया? मेरे हुस्न से जल जल कर आज तुम्हारा ये हाल हो गया कि मेकअप में भी चुड़ैल की चुड़ैल रही हो। बेचारा पप्पू, देखा आज तुमने कैसा रूप आया उस पर? मेरे भाई को बेचारा मत बोलो, तो और क्या राजा इंदर बोलूँ? ओ भाई, मैं तेरे साथ सर क्यों खपा रही हूँ? अच्छा, अब ये भी मैं ही बताऊँ? चलो और टप्पे का मुकाबला हो जाए। ना भाई ना, आज मेरा पर्दा है। मर गई गुड्डी पटोलिया हतो,
पर्दा उससे करना जिसके नाम की माइयो बैठी हो। अभी ये नखरे छोड़कर आ जाओ, रौनक लगाएं, फिर ना कहना तुम्हारी शादी पर हमने सोग नहीं मनाया। पिटे मुँह में से फारस, तेरे मुंह में खाक, मुर्दा जब भी बोलेगा कफन फाड़ कर ही बोलेगा। फुप्पो ये भूतनी ना आकर इतना कितना मेकअप थोपा है जो यूं मुंह छुपा कर बैठ फिर रही है। अक्ल के अंधे, मैंने मेकअप नहीं किया, माइयो बैठी हूँ। माइयो माइयो में पर्दा कौन करता है? मैं करती हूँ, अब सुकून है। फारिस ने सिंह की जानिब जाती नरगिस की कलाई पकड़ी और उसके कोसनों धमकियों को खातिर में लाते हुए लाकर इसको ढोलकी बजाने वाले ग्रुप के दरमियान बिठा दिया। अम्मा अपने इस बेलगाम भतीजे को संभालो, समझा लो, भला अपनी शादी पर कौन गाता है? तुम्हारी शादी हो रही है, ये सूली चढ़ रही हो जो हर चीज़ से दिल चढ़ गया है। आराम से बैठी रहो। चले चाची सफ़िया, आप ढोलकी बजाएं। चाची सफ़िया मोहल्ले में होने वाली हर शादी पर ढोलकी बजाने का फरीदा सा अंजाम देती थी, क्योंकि इनके हाथ में ऐसा जादू था कि किसी और के हाथ से बड़ी ढोलकी किसी को पसंद ना आती थी। ढोलकी उनके हाथ में जाती जैसे जिंदा हो जाती है और फिर दिल चुरा देने वाली धुन निकलती, खासकर जैसे जैसे टप्पा होता वैसे ढोलकी का अंदाज बदलता। जुगन तो एकदम मबहूत होकर इनको देख भी रही थी और सुन भी रही थी। चाची सफ़िया ढोलकी बजाने से साथ साथ गा भी रही थी, हो तुसी आए ओते जाना ना। 3 दफ़ा एक ही लाइन दोहराने के बाद इन्होंने बीट तेज़ कर दी और 2 दफ़ा दोहराया। अस्सी पावे भूल जाइए पुल जाइए। जैसे अगला मिसरा बोलना शुरू किया, बीट भी बदल दी। हो साडा प्यार भुलाना ना। चलो नरगिस, अब अपनी बारी दो। चाची सफ़िया ने कहा तो मजबूरन नरगिस को मैदान में आना पड़ा। हो कोई रोटी उत्ते कीमा है, तुसी सारे सड़दे रवो, साडा परसों वलीमा है। नरगिस के पहले टप्पे पर ही हाजिर हंस के लोटपोट हो गए। फारिस खवातीन के दरमियान सर पर दुपट्टा लेकर बैठ गया। हंसी के फवारे फिर से फूट गए, जबकि फारिस टप्पे का जवाब देते हुए बोला, थाली विच पंज ना खा, माँ दिए गोल गप्पिए, तेन मजमे च की आखा। चाची सफ़िया ने हंसी की ज्यादती से ढोलकी बजानी छोड़कर फारिस के कंधे पर एक हाथ रसीद किया। नरगिस ने अपने पैर से जूती उतार कर इसको दिखाई और बोली, आसमानी 7 तारे वे आसमानी 7 तारे, असा मुंडा ओल लैना जेड़ा सेरे विच अख मारे। दूसरी जानिब फारिस ने भी फौरन जवाब दिया, नी आसमानी 7 तारे असा कुड़ी ओल लैनी जेड़ी लहंगे विच लत मारे। पूरे 2-3 मिनट तक तो लगातार हंसी का दौरा चलता रहा। खवातीन को फारिस की यही बातें इसका दीवाना बना दी थी, महफिल में जान डाल देता था। कभी कोई अच्छी बात ना करना। अब ये ना वैसे सही टाकरा दे रहे हैं दोनों ना, नरगिस और फारिस एक दूसरे को। मुझे लगता है कि जैसे ना इनका आपस में टांका फिट हो जाना। लो, मुझे निकी साहिबा यूँ कह रही हैं जैसे खुद की तो हर माह 2 किताबें इकबाल ज़ेरी की छपती हैं। अब आगे जवाब नहीं आ रहा तो यूँ चढ़ाई कर दो। नरगिस गुस्सा खाकर फिर से बोली, टप्पियां दे वारी, मैं कुड़ी और शहर दी टप्पियां तो कदी हारी। फारिस जवाब में बोला, ओ कोई चिमटा अग जोगा, ना सानू आप रखिया है ना रखिया है जग जोगा। नरगिस ने गाया, कोठे ते आ माइया, मिलना ही ते मिल आके, नहीं ते खसमा नू खा माइया। जुगन पहले तो इनको देखकर खुश हो रही थी, मगर एकदम से निकी की शादी का सोच कर दिल जाने के उदास सा हो गया। फारिस बोला, की लैना है मित्रा तो, मिलन ते आ जावा, डर लगदा है छितरा तो। फूफी प्यार भरी नज़रों से फारिस को देख रही थी। साथ साथ बाकी खवातीन भी बारी देती गई और महफिल बड़ी देर तक जमी रही। आखिर में चाची सफ़िया ने ढोलकी एक साइड पर कर दी और फारिस के सर हो गई। चलो टप्पे बहुत हो गए फारिस, अब ज़रा डांस तो करो। मुझे क्या कतरीना कैफ समझा हुआ है? हाय वे, ओ कौन है कटरीना शटरीना? बस तुम कब से इतने नखीले हो गए? चल मेरा पुत्र, सोना सा भंगड़ा डालो। अच्छा मेरी माँ की सहेली, एक तुम्हारी खुशी को मैं ये भी कर लेता हूँ। ये बता दे, मुझ पर वार कर देने को जेब में पैसे लेकर आई है ना? नरगिस की ज़ुबान कैसे काबू में रहती? भला आते भी कभी बदली। बोली, पैसों की क्या ज़रूरत है? हर मेहमान के पास जूती का जोड़ा मौजूद है, बस सर सलामत रहे। चुप करके बैठी रहो, बड़े गोटे शोटे लगा कर सूट पहनना, मैं कहीं गर्दन वगैरह ना तड़वा लेना। शोधा इंसान आ गया अपनी औकात पे। फारिस तमाम खवातीन को गुस्से से मुखातिब करके बोला, ख़बरदार जो आप में से कोई जनानी इसकी रुखसती के वक्त रोई, बल्कि सारे लोग शुक्राने के नफल अदा कीजिएगा। हमारी जान छुटी है, मोहल्ले में सुकून ही सुकून हुआ करेगा। तुम लोग फिर शुरू हो गए। चलो हसीब गाना लगाओ ताकि जंग यहीं ख़त्म हो जाए। हसीब ने जुगन के कहने पर इसी वक्त पप्पू को ऑडियो सिस्टम का बटन दबा दिया। सिस्टम चूँकि फ़ोन के साथ कनेक्ट था, इसलिए सबसे ऊपर मौजूद ऑडियो का शोर गूंज गया, जो कि एक तेज़ बीट का पंजाबी गाना था। फारिस बगैर झिझके छलांग लगा के मार के खड़ा हुआ, दोनों बाजू ऊपर को उठाए बड़े माहिराना अंदाज में नाचने लगा। संगाचा लक्का लैंदा, दिल वाली गल नी, सारा दिन बैठा रहंदा तेरे मिलनी, राह तेरी मिलनी, धुप्पां विच सड़दा है गब्बरू नी, भूआ पाले थड़दा है गब्बरू, प्यार तैनू करदा है गब्बरू, लोकी आखदे तू लाट नेरी अग दी,
ते पिछने तो डरदा है गबरू। फारिस अपने साथ पप्पू को लड़की की जगह खींच लाया, अपने कंधे पर पड़ा दुपट्टा उतार के पप्पू के सर पर दिया, जिसको पप्पू ने शर्माते हुए दांतों में दबाकर फारिस को धक्का मारकर खुद से दूर किया, जो हंसता हुआ फिर से पप्पू के पास आकर गुलूकार के साथ साथ गाने लगा। तेरी दीद विच बिल्लो लग गईयां अखियां, बंद दरवाजे विच रहिंदियां ना डकियां, जांदा वेख मरदा है गबरू, नहीं राह दिल तरदा है गबरू, लोग आखदे तो लौट निरी अग दी, ते पिछने तो डरदा है गबरू, प्यार तेनू करदा है गबरू। पप्पू बिल्कुल लड़कियों जैसी चाल बनाकर भरपूर एक्टिंग कर रहा था कि फारिस को छोड़ सारी आवाम हंसी से लोटपोट हो रही थी। अगला गाना इब्राहिम हक का शुरू हुआ। प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर लै, पप्पू बोला है लै। फारिस हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, नी बेबे नाल सलाह कर लै, प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर लै। ताशवन शोर की आवाज़ सुनकर इधर को आ गया। अब दरवाजे में चंद सेकंड रुककर अंदर का हाल देखा और जुगन से आंख मिलते इसको आने का इशारा करके बाहर निकल गया। सर आपका पेशी पे जाना ज़रूरी नहीं है, हमारी टीम इधर मौजूद होगी ये यकीन बनाने के लिए कि कोई किस्म की कोई बदमज़गी ना हो। मैं पुलिस वाले की हैसियत से थोड़ी जाऊँगा, मैं तो शाहरुख के वालिद की तरफ से जा रहा हूँ ताकि इनको जाना ना पड़े। सर शाहरुख की फैमिली की तलाश में वो लोग कुत्तों की तरह इनकी बू सूंघते फिरे, हम में से भी कोई इनको मिलने नहीं जाएगा, किसी भी सूरत इनकी लोकेशन लीक ना हो। सर सिर्फ 3 लोगों के पास इनकी मौजूदा रिहाइश की इन्फॉर्मेशन है, इंशाल्लाह कोई इन तक नहीं पहुंचेगा। ताशविन का फ़ोन बजने लगा। अपने सामने खुली फाइल से नज़र उठाकर इसने फ़ोन उठाया। हेलो ताशविन। जी बाजी शमाइला, सब खैरियत? नहीं मेरे भाई, इसलिए तो तुम्हें फ़ोन काम के वक्त पे फ़ोन कर रही हूँ। क्या हुआ? वो तुम्हारी भाभी आई हुई है और चाचू जी से बड़ी बदतमीज़ी कर रही है। घर पर इस वक्त और कोई नहीं, तुम कुछ करो। ताशविन जानता था कि अलमास की जहरीली ज़ुबान का डसा पानी भी नहीं मांगता। बाजी शमाइला, जुगन कहाँ है? जुगन भी घर पर नहीं है, आप अब्बू से मेरी बात करवाएं। अच्छा मैं नीचे जाती हूँ, मैं तो छत पर कपड़े डालने आई थी। औरत की लड़ने की आवाज़ पे चौंकी कि भला कौन इस तरह लड़ सकता है, जुगन तो ऐसी है ही नहीं। दूसरी जानिब शमाइला की आवाज़ें आना बंद हो गई क्योंकि अलमास की धाड़ सुनाई देने लगी। आपने शुक्र किया होगा कि जुगन आपके इस कबाड़ खाने में आ गई। इतने से वक्त में ही इसकी मौजूदगी के असरात यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये जो रंग रोगन हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं गारंटी दे सकती हूँ ये सब जुगन ने करवाया होगा, कि आपको तो गंदा और सफाई का फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो तो महलों में पलने वाली है। आज तक अपने एक पानी का गिलास खुद नहीं पिया और यहाँ वो कैसे रह रही है? और वो मैं ही थी जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते अपनी हीरा बहन को आपके टट पूंजे बेटे की झोली में डाल दी। आपके सपूत की औकात ही क्या है? घर चलाने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ता है। वो मेरी बहन को कभी खुश नहीं रख सकता। जितनी इसकी तनख्वाह इतना पैसा मेरी जुगन एक हफ्ते में खर्च कर लेती है। बस सस्ता सा जोड़ा भी बनाए तो इसका बजट 20,000 से शुरू होता है। क्या आपका बेटा इसको इस लेवल की ज़िंदगी दे सकता है? नहीं ना। अलमास के कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ के बाद इसरार अहमद की मसलत अमेज़ धीमी आवाज़ गूंजी। अलमास बेटी, वो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश हैं, तुम खामखा की नाराज़गी पैदा करवाना चाहती हो। बेटी अल्लाह पाक को ये बात सख्त नापसंद है कि 2 मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी के दरमियान नफरत डाली जाए। एक तो आप जैसे लोगों को अपने मफाद के लिए दीन का सहारा लेकर बात करने की बड़ी बुरी आदत है। ताशफन के कानों की लोएं सुर्ख अंगारा हो रही थी। वो ऑफिस से निकल आया, फ़ोन स्पीकर पर लगा डैशबोर्ड पर पड़ा था और वो गाड़ी में इमरजेंसी लाइट्स ऑन के इसको भगाए ले जा रहा था। वैसे अंकल आपस की बात है कि आप बनते तो बड़े सियाने, मगर माज़रत के साथ कह रही हूँ कि अगर आपके अंदर रत्ती भर भी अक्ल होती तो आप अपने बेटे को यूँ अपना मुस्तकबिल तारीक करने ना देते। चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों ना करना पड़ती, आपको ताशफिन को फोर्स करना चाहिए था कि अगर ज़िंदगी ने उसको मौका दे ही दिया तो वो यहाँ से निकलता और आसमानों को छूता। कहाँ मिलती ऐसी आला नस्ल और ख़ानदान की अमीर व कबीर लड़कियाँ जो खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी और अपना कमाने वाली, खुद मुख्तार पुरअतमाद शख्सियत रखने वाली। कहाँ आपका कम नज़र कम ज़र्फ़ बेटा, कहाँ मेरी शहज़ादियों सी बहन? अपने ज़मीर को हाजिर जानकर कहिए कि इन दोनों का आपस में कोई मेल बनता है? फिर भी हमारी शराफत देखें कि आपको अपनी लड़की दे दी। अब क्या था जो आप इस उम्र में लालच की जान छोड़कर बेटे को इसकी राह देने देते? वो वहाँ करोड़ों कमाता तो आपको भी बासानी चंद लाख भेज लिया करता। जैसे हारिस भी तो अब तक हर तरह से आपको सपोर्ट कर ही रहा है ना। 20 मिनट लगे थे उसको अपने घर तक पहुँचने में और इस दौरान एक लम्हे को भी अलमास ने ज़ुबान मुँह में न रोकी थी। जिस वक्त वो दहलीज में जाकर खड़ा हुआ कनपट्टियों की रख फड़क रही थी, दोनों मुट्ठियाँ भींची हुई थी। आप लोगों के लिए यही बेहतर है कि मेरी बहन को तलाक दें। एक से एक अमीर लड़का घर का लड़का इसके लिए मौजूद है। इसको यहाँ सिसक कर जीने की ज़रूरत नहीं है। ये बात वो भी बहुत जल्द मान जाएगी। वो तो आप लोग की औकात देखने को यहाँ आई थी। क्या मेरे डैडी उसको इस तरह यहाँ आने देते? वो तो इसकी बात अपने दोस्त के बेटे के साथ पक्की कर रहे थे। आप लोगों की तलाक का नोटिस भेजने वाली थी, यकीन आए तो ये पढ़ लें। इसने एक वरक सर झुकाकर व्हीलचेयर पर बैठे इसरार अहमद की गोद में फेंका। वो देखना चाहती थी कि आखिर ताशफिन को किस बात की अकड़ है। वो इसका असल देखने को यहाँ आई थी। काश आपके बेटे को अक्ल होती कि हीरे की कदर कैसे की जाती है। मेरे बाप ने इसको फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देना था। ऐसा चांस लोग कभी नहीं जाने नहीं देते, मगर खैर जाहिलों के साथ कौन सर खपाए। जुगन मेरे साथ जा रही है। वो आप लोगों की उतरन धोने के लिए, खाने पका कर आप लोगों के हब से पालने के लिए इस घर दुनिया में नहीं आई है। ताशफिन ने अपने कमरे के बाहर रखे बैग्स पर नज़र डाली। जुगन का सारा सामान पैक था।
तो गोया ये दोनों बहनों का मुश्तरका प्रोग्राम था। ताशफिन को सामने देखकर अल्मास के चेहरे पर एक पल को घबराहट नजर आई, मगर साथ ही सरतासरात छा गए। चलो अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अब अगर नहीं चाहते कि तुम लोगों को इतना जलील करो कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहो तो। ताशफा ने हाथ उठाकर उसको वहीं चुप करवा दिया और घुटनों के बल बाप के सामने बैठकर उनके हाथ पकड़कर चूमे। इशरार अहमद की आंख से गिरने वाला एक कतरा उसको जलती आग में फेंक गया। ताशफिन को लगा वाकई अपने बाप की इतनी बेइज्जती करवाने वाला सिर्फ और सिर्फ वो खुद है। मुझे माफ़ कर दे अब्बू जी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे इस नासूर को पहले काट कर खुद से अलग कर देना चाहिए था, मगर मैं बहक गया, भूल गया कि मैं किन लोगों से क्या उम्मीदें जोड़ रहा हूँ। वो भी इसी की बहन है, इसी की तरह बदजुबान होगी, इसी की तरह मगरूर होगी। उठकर खड़ा हुआ और अल्मास की आंखों में देखा। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपने बाप की तौहीन होते नहीं देख सकता। मैं वो बाप ही ख़त्म कर दूंगा जिनकी बिना पर तुम मेरे घर में आइंदा कदम भी रखो। ले जाओ अपनी बहन को और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। मैं ताशफिन इसरार अपने पूरे होश हवास में जुगन को तलाक देता हूँ। ताशफिन ये क्या कह रहे हो, पागल हो गए? इसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने बाप की ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। वो जैसे चीख ही पड़े, मगर ताशफिन ने कान बंद कर लिए। वैसे भी गुस्से में इंसान अंधा ही तो हो जाता है कि ताशफिन पागल हो गया। सच नज़र ही कब आता, ताशफिन पागल हो गया। ताशफिन ने छितर वजन वाले हुए। अल्मास को तो बंदे वैसे ही फैर मार देते, लेकिन ताशफिन ने भी छितर बनने बांधे हैं। मैंने जुगन को तलाक दी। मैं आखिरी फिक्रे का पहला रफ बोला था जब इसको बाजू से खींच कर इसका रुख अपनी तरफ किया गया। ताशफिन पलटा तो अपनी सामने खड़ी हस्ती को देखकर साख्त रह गया। इसको साख्त करने वाला वो चेहरा नहीं, बल्कि इस चेहरे पर छाई बेयकीनी थी, हैरत थी, शौक था। अगले पल जुगन का हाथ उठा और ताशफिन के गाल पर पूरी जोर से लगा। वो इसका गिरबान पकड़कर झंझोड़ते हुए जैसे पागल सी होगी। ये क्या किया है? तुम्हारा गुस्सा बहुत बुरा, जानती थी, मगर तुम इस तरह मुझे पामाल कर दोगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सब कुछ ख़त्म कर दिया तुमने, सब कुछ। कुछ सोच तो लेते, कुछ तो मार्जिन देते। किसके लिए किया ये सब कुछ, किसके लिए? तुम जानते थे ना कि मेरी ज़िंदगी में मेरी बहन पहले नहीं आती, तुम पहले आते हो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया फ़कत तुम्हारे लिए। क्या से क्या होगी, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। लानत है मुझको कि मैंने मोहब्बत भी की तो किस शख्स के साथ जिसको मेरी परवाह ही नहीं। तुमने मुझे एक दफ़ा फिर धुतकार दिया। क्यों किया ये, क्यों? मेरी तरफ से क्या कमी थी, बताओ मुझे, जवाब क्यों नहीं देते हो? मैं 2 घंटे बाजार में ख्वार होकर तुम्हारी शॉपिंग करती रही हूँ और मुझे वहाँ कोई चीज़ तुम्हारे शान शान नहीं मिल रही थी। सोचो ज़रा, मैंने तुम्हें कितनी ऊंची जगह पर बैठा हुआ था। मैं पागल औरत, अब लोग मुझ पर हंसेंगे। वो ज़ारों के तार होते हुए इसको मारती, इसका गिरबान खींचती बोले जा रही थी। ताशफिन के बाजू बेख्तियार इसकी जानिब बढ़े, इसको थामना चाहता था, जिस पर वो एकदम इसका गिरबान छोड़कर इसको धक्का देते हुए इससे दूर हो गई और पूरी संजीदगी से उंगली उठाकर वार्न किया, हाथ मत लगाना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तुमने इतना सारे लोगों की मौजूदगी में मुझे बेइज्जत कर दिया, तुमने मुझे तलाक दे दी है। वो जो समझ रहा था कि वहाँ सिर्फ वो और अब्बा और अल्मास ही मौजूद हैं, गर्दन मोड़कर देखा इसके तीनों छोटे भाई नहीं, फुप्पी सुगरा भी हक्का बक्का खड़ी थी। बास पारिस के साथ लगा बाकायदा रो रहा था। हसीब भी अपने आंसू अपनी आस्तीन के साथ रगड़ता हुआ आगे बढ़ा, भाई पर नजर डाले बगैर जुगन को अपने साथ लगाया। जुगन को तब अल्मास की मौजूदगी का इल्म हुआ। वो अपने आंसू साफ करती से मुखातिब हुई। अपनी सारी ज़िंदगी तुमने दूसरों की ज़िंदगियों के फैसले किए हैं, इसलिए तुम्हें बगैर बताए यहाँ आई थी। मुझे मालूम था तुम्हें गवारा नहीं होना। तुम होती कौन हो किसी की ज़िंदगी को उम्मीद सुनाने वाली, या किसी की चलती सांसों को ख़त्म करने का सोचने वाली? तुम्हें इल्म होगा, अगर मुझे ये शख्स प्यारा ना होता तो मैं यहाँ ना रह रही होती। तलाक लेनी होती तो क्या मैं खुद ना ले लेती? इसको तुमने मेरे लिए पसंद किया था, मैं खुद इसके साथ भागकर नहीं आई थी। मेरी शादी पे सबसे महंगा जोड़ा तुम्हारा था, इतनी दिलजमी से तुमने शिरकत की थी। तुम दोनों अब खुश हो जाओ। अपनी अपनी अना की जंग में तुम लोगों ने मुझे एक खिलौने के साथ तोड़ फोड़ कर रख दिया। इसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसने मेरा मान, मेरा दिल, मेरा यकीन सब तोड़ दिया, मगर माफ़ मैं तुम्हें भी नहीं करूँगी। सबकी गवाही मैं बता रही हूँ, आज से तुम मेरी बड़ी बहन मेरे लिए मर गई। अगर मरूँ तो तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम मेरा मुंह देखने भी आओ। जाओ, जाकर अपनी फ़तह का जश्न मनाओ। कर लिया तुमने जो करना था। जाकर मम्मी डैडी को बता दो कि अपने हाथों तुमने अपनी बहन को कब्र में उतार दिया। माई गॉड जुगन, वाई आर यू गेटिंग सो इमोशनल? ये तुम्हारे काबिल नहीं है। जुगन ने भूखी शेरनी की तरह वार किया। हाल में एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना हशर कर दूंगी। अल्मास को जुगन की गैर मुतवक्का रद्दअमल से इंतहा का शौक पहुंचा। हाउ डेयर यू फुलिश गर्ल, मेरा एहसान मानने के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मेरे दुश्मनों के सामने तुमने एक बड़ी बहन की इज्जत अफसाई की। अभी तुम जज्बाती हो रही, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मुझे ही दवाएं दोगी। मैंने तुम्हें किस हिसाब से निकाल दिया? फारिस की आंखें सुरख अंगारा हो रही थी, एकदम से धड़ा तो अल्मास से डर गई। आप यहाँ से दफ़ा हो रही हैं, मैं बाहर का रास्ता दिखाऊँ? अल्मास ने अपने बाल झटके और बाकी पे गुस्से भरी नज़र डाली, जबकि सर झुकाकर खड़े ताशफिन पर फातिहाना नज़र डालकर वॉकआउट करके। सारे घर में जुगन की सिसकियाँ गूंज रही थी। देखिए ਐਵੇਂ कितना हंसता बसता करता देख, डैन दी वाला तो पूरे घर च अग लग गई। तो ताशफिन बंदा छितर मारे जो गुस्से में अपने आप तो बाहर ही हो जाता। जिस घर में शाम के वक्त रौनक के अरूज पर थी, वहाँ आज ऐसे सुनाटे थे जैसे कोई मर्ग हो गई हो। एक दूसरे से नज़र चुराते फिरे थे, पकाने खाने का कोई होश कहाँ रहता। जुगन मुसलसल कमरे में बंद थी। इशरार अहमद ने अब्बास से कहा, जाओ एक दफ़ा फिर कोशिश करो, आपा से बोलो दरवाज़ा खोलो, यूँ अकेली बैठी रोती रहेगी। अब्बास अपने आंसू साफ करता इनके पहलू से उठकर हुक्म की बजावरी को चला गया। फारिस, ताशफिन की कोई खबर है? इस वक्त कहाँ है?
फारिस अब्बा के बेड पर सराहना मुंह पर रखे चितलेटा भराई आवाज़ में बोला, मेरे सामने उसका जिक्र ना करे, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि बेहतर है कि अब वो इस घर में से दूर ही रहे। इतना कहकर सराहना एक जानिब फेंका और कमरे से निकल गया। इसरार अहमद ने पीछे रह जाने वाले बेटे को देखा। हसीब गाल के नीचे हाथ रख के गहरी सोच में गुम था। हसीब यार, इनको समझाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपने भाई से नफरत करो या लड़ो। अब्बू जी, हमारे घर को नज़र लग गई है। बेटे हम क्या कह सकते हैं, मुझे बस जुगन की फिक्र है। मेरी बेटी इन सब की सजावार नहीं थी। मैं तो शर्मिंदगी के मारे इसके सामने भी नहीं जा पा रहा। तुम ही हिम्मत करो, मैं निकी को लेकर आता हूँ, शायद इसके कहने पर आप दरवाज़ा खोल दें। हसीब का जुमला अंदर दाखिल होते ताशफन के कानों तक पहुंच गया। नज़र बेख्तियार अपने कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी, जहां अब्बास दरवाजे के साथ कान लगाए बोल रहा था, आपा प्लीज़ एक दफ़ा दरवाज़ा खोल दो। अभी सारी बातें वहीं थी कि बाहर का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से खुला और रोती हुई निकी अंदर आई। नसीब ही फूटे हुए, खबरदार जब मेरे सामने किसी ने शादी का नाम भी लिया तो सारे कपड़े जूते जहेज जो मेरे लिए बनाती रही हैं मेरी माँ को बोले, अब वो सब जाकर किसी यतीम को दिया। इनकी अपनी बेटी की शादी कोई नहीं होनी है। रोने के दौरान निकी ऊंचा ऊंचा बोलती जा रही थी। ताशफन ने वहीं रोक लिया। अब क्या हुआ? वो किसी और के पीछे मजनू है। कौन? भाई जिसको माँ ने दामाद बनाना था। मर जाना, मुझे फ़ोन पे फ़ोन करा, मैंने एक दफ़ा भी मुँह नहीं लगाया। अब इसमें इतनी हिम्मत आ गई पप्पू को फ़ोन करके कह दी कि तुम्हारी बहन से मेरी शादी घर वाले ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। मैं घर छोड़कर भाग गया हूँ, किसी बारात का इंतज़ार मत करना। हाय, मर जाने को कोई जाकर कहे कि बेगैरत इंसान, कहीं चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जा। इसकी माँ ने रिश्ता मांगने से पहले अपने दुलारे से पूछा तक ना, और उठाकर सारा खड़ाक पैदा कर दिया। बगैर फुल स्टॉप के बोलती जाती, जरा दम लो। मनीर ने फ़ोन किया है? नहीं, इसके बाप ने। मनीर के साथ शादी हो रही थी तो इसी ने शादी से इनकार करना था ना। इस उल्लू के पट्टे की ये हिम्मत, तुम रोना बंद करो, मैं इसको ढूंढ लेता हूँ। ढूंढ कर क्या करेंगे? मिन्नतें करेंगे मेरी बहन से शादी कर लो। बेचारे को कोई बयाने नहीं आता। बताए दे रही हूँ, अब अगर मेरी इसके साथ शादी की तो मैं शादी के बाद उसको जहर दे दूँगी। फारिस सीढ़ियों की जानिब से नमूदार हुआ और गुस्से से पूछा, क्या शोर मचावा? इंसान अपने इर्द गिर्द का कोई ख्याल कर लेता है। मेरी बहन वहाँ अंदर कमरे में बैठी रो रही हो, तुम अपने मसले लेकर आ गई हो। निकी एकदम परेशान होकर पूछने लगी, रोए उसके दुश्मन? क्या हुआ है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? लाट साहब ने अपने अंधे गुस्से में जुगन आपा को 2 मरतबा तलाक दे दी है। हैं? क्या बक रहे हो? दिमाग तो नहीं फिर गया? ताशफन भाई ऐसा क्यों करेंगे? इतनी मोहब्बत करते हो अपनी बीवी से, मुझसे तमीज़ से बात करो। कमाल है, पप्पा ने जो तमाशा यहाँ देखा इसे घर जाकर बताया ही नहीं। सब अपनी आंखों के सामने देख कर गई और ये खड़े हैं तुम्हारे ताशफन भाई साहब, बराह रास्त पूछ सकती हो। ताशफन भाई ये क्या भौंक रहा है? कह दे मजाक है, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो ताशफन का बाजू पकड़कर पूछ रही थी। ताशफन ने एक दफ़ा उसको देखा और फिर फारिस पर नज़र जमाई, जिसने नाराज़ी से रुख मोड़ लिया। जुगन का भाई कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहा है। ये बात भूल रहा है कि अभी तक वो मेरे निकाह में 2 तलाक़ें हुई हैं। तीसरी तलाक मैं खुद करवा दूँगा, क्योंकि तुम मेरी बहन के काबिल ही नहीं हो। फारिस, तुम्हारे मुँह में खाक। हाय अल्लाह, इतनी बड़ी बात होगी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तभी कहूँ अम्मा सर बांधे की पड़ी हुई है। अभी पप्पू को भेज के डॉक्टर से दवा मंगवाई है, BP लो हो गया। और शाबाश है आपके भी ताशफन, फूलों जैसी बीवी मिली और आपने उसकी बेकदरी करने की हद कर दी। हाय, मैं अपने दुखड़े रो रही हूँ और मेरी यहाँ मेरी बहन पर क़यामत टूट गई। कहती होगी ये अच्छी दोस्त है कि आकर एक दफ़ा भी खबर नहीं ली। कहाँ है वो? जुगन मेरी जिंद जान, किधर हो? वो जुगन को आवाज़ें देती हुई इसके कमरे की जानिब बढ़ गई। किधर है वो? मौजूदी तौर पर जुगन ने निकी की पहले दस्तक पर ही दरवाज़ा खोल दिया। निकी सीधी जुगन के गले लगकर रोने लगी। ये मर्द इस काबिल नहीं है कि इनके पीछे रो जाए। तुमने खबरदार जो एक भी आंसू बहाया। हाय, मैं शादी से पहले बेवा होगी। जुगन ने इसको एकदम खुद से दूर किया। क्या बकरी हो? मनीर मर गया। जुगन का हाथ सीने पर गया, अपना रोना सब भूल गया। ओ फल्ला, ये कब हुआ? कैसे हुआ? ऐसे क्यों अचानक? वो तो अभी जवान लड़का था, क्या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया? नहीं नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मोया हट्टा कट्टा कहीं बैठकर तामल फिल्में देख रहा होगा, मैं जिनमें केले की मदद से दुश्मनों की गर्दनें काट दी जाती हैं। सच, कल किसी ने व्हाट्सएप पर वीडियो भेजी जिसे देखकर पूरे 5 मिनट तक मेरी हंसी नहीं रुकी। तुम्हारा क्या मतलब? मनीर ठीक है, मरा नहीं है, ठीक आदमी नहीं है, और मरा है ना, पर सिर्फ मेरे लिए। हैं? क्या कह रही हो निकी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सर दर्द से फट रहा और मेरे मैदे में चूहे मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। मनीर मुझसे शादी नहीं करना चाहता, तब भगोड़ा हो गया। किस कदर कमज़रफ़ इंसान है। तो वो तुम्हारे पीछे एक दुकान से दूसरी का पीछा करता था, वो क्या था? पप्पू ने भी यही सवाल पूछा था। मोया कहने लगा, तब भी मौके की तलाश में था कि तुम्हारी बहन के साथ अकेले में बात करने का मौका मिल जाए, ताकि इसको बता सकूं मैंने ये शादी नहीं करनी। और 1-2 दफ़ा तुम्हारी बहन को इशारा भी दिया कि बात सुनो, ज़रूरी बात करनी पड़ती। और तुम्हारी बहन शर्माने की एक्टिंग करती, दूर निकल जाती। अब यही आखिरी राह बची थी कि घर से भाग जाऊँ। इस आदमी की गर्दन मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसकी गिच्ची मरोड़ दूँ। हाय, अब तो ब्यूटी पार्लर की बुकिंग भी कैंसिल करवानी पड़ेगी। अब्बास बोला। निकी बाजी, वैसे आपस की बात बता रहा हूँ। मनीर की नाक टेढ़ी थी। दूल्हा बनकर आते तो बच्चों तक ने गाना था कि ओ तेनू दूल्हा किन्ने बनाया पूतनी दे। निकी सब भूल कर हाथ पर हाथ मार कर बोली, एक नंबर की बात की है तुमने अब्बास। चल आ मेरे भाई, बिरयानी बनाए। चल जुगन, आजा मेरे साथ, बिरयानी खाते हैं। नई तर्ज का रायता बनाऊंगी। अभी परसों बाजी फरजाना से तरकीब ली है, कद्दू का रायता। वाह क्या मज़ा था। मज़े का था। मनीर रोया करेगा मेरे खाने याद कर करके। क्या हुआ जब भाग गया? एक ना एक दिन वापस तो आएगा। इसके घर जाकर इसकी माँ के सामने इसका कीमा बना कर आऊँगी। आफ्टर ऑल मेरा नाम भी निगी है। हाय, फारिस ने इसकी शामत मचानी थी, पर इस वक्त अपनी बहन के लिए दुखी बैठा है। हसीब ज़रा वो गाना तो लगाओ। हंजू होले हो गए, पारा लगे हसना, लोकी सारे हाल पुछ दे, ओए ओही पुछया नहीं जिनू असा दसना।
निकी झूठ मत बोलो, जिसको तुम बताना चाहती थी सबसे पहले उसी ने पूछा था। हसीब घर की खामोशी से उकता आ गया। निकी के साथ जुगन को किचन में आता देखकर वो भी इनके पीछे आ गया और जानबूझकर निकी को छेड़ने के लिए बिट्टू की बात की। निकी भी निकी थी, जाने कैसे देती, वहीं कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी होगी। जुगन अपने मीसने देवर को समझा लो, वरना मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगा। हसीब बेचारी को तंग मत करो, पहले वो इतनी दुखी है। इसका और मेरा नसीब एक सा ही है। इसके वाला शादी से पहले भाग गया और इसको निकी पसंद नहीं है, और मेरे वाला मुनाफिक शादी करवा के भाग गया और मैं पागल फिर इसके पीछे चली गई। मेरा जी चाहता है कि वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर कहे कि इस मर्द के लिए अपनी अना खुददारी सब। इंसान को मोहब्बत से कोसों दूर रहना चाहिए। जब तक ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं आई थी, मेरी ज़िंदगी में अमन ही अमन था। मोहब्बत क्या है, तबाहकारियाँ शुरू हो गई। अगर ताशफन इस्रार मेरी बात सुन रहा है तो बुज़दिल इंसान गौर से सुने, मेरी जूती रोती है तुम्हारे लिए। और हाँ, ये भी सुन लो, मुनीर बज़ाहिर तुमसे कमज़ोर और नकम्मा, मगर वो शख्स तुमसे बहादुर निकला। झूठा रिश्ता कायम करने के बजाय वो फ़रार हो गए। काश तुम भी मुझसे शादी करवाने के बजाय फ़रार हो जाते। बैरूनी दरवाजे से करीब खड़े ताशफन को सब साफ सुनाई दे रहा था। एक जी चाह अंदर जाए, उसको खुद में समेट कर माफ़ी मांगकर सारी अजियत ख़त्म कर दे, मगर फिर जवाज़ी क्या था। और दरवाज़ा खोलकर गली में निकला। तुम्हें ताशफन भाई के साथ यूँ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए था, वो समझाने वाले अंदाज में कहती उसकी जानिब चाय का कप बढ़ाकर खड़ी थी। फारिस ने सर उठाकर उसको देखा, जिसकी आंखें खूब रोने की वजह से सूजी हुई थी। गहरी सांस खारिज करते हुए इसने निकी के हाथ से चाय पकड़ ली। सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। मुझे ज़रा गुस्सा इस बात पर आता है कि ताशफन की अना के सामने जुगन आबा के दिल की ये अहमियत है। कैसे पल भर में उसने आबा को इतनी बड़ी चोट दे दी, सिर्फ इसलिए कि अपने घर वालों के बारे में बुरा भला सुनना नागवार गुजरा। कसूर किसी और का, सज़ा किसी और को मिली। मैंने सुना ताशफन भाई मामा को कुछ बता रहे थे। मामू को क्या बता रहे थे? यही कि उनकी तब्दीली के ऑर्डर आ गए, इनको कल तक सख्त रिपोर्ट करना है। एक पल को तो फारिस चौंका, फिर मगर फिर सर झटकते हुए बोला, मैं चाहता भी यही वो इस घर में नजर ना आए। निकी जो सारी उम्र दोनों भाइयों के आपस में एक दूसरे के जान तक देने वाले जज्बे से वाकिफ थी, अब फारिस के आखिरी जुमले को सुनकर दिल उदास हो गया, आंख भर आई। फारिस, तुम आज से पहले कभी इतने संजीदा नहीं हुए हो। सुरख होती आंखों से पलकों को एक पल को उठाकर बोला, निकी ताशफन ने मेरा दिल तोड़ दिया। हाय, दिल तो न जाने किस किस का टूटा। हाँ, दिल तो तुम्हारा भी टूटा। अगर कहो तो मैं मनीर को ढूंढ लाता हूँ, पर उसूली तौर पर अगर कोई पहले ही भाग जाए तो उसको भागने ही दो। मैं तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ देता हूँ। ओह हेलो। निकी सारी हमदर्दी भूलकर दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी होगी। एक मुझ पर थोड़ा मुश्किल वक्त के आ गया, वो भी मुझे मदद की ऑफर करे, जिनको इनके घर में कोई दूसरी दफ़ा सालन नहीं देता। इतने दुख भरे वक्त में भी तुम्हें लड़ने की पड़ी हुई है। कोई दुख भरा वक्त नहीं है। तलाक हुई तो नहीं है ना? मैंने मामू जी से पूछा, वो कह रहे थे कि सिर्फ तलाक का लफ्ज़ बगैर किसी शर्त या वजाहत के कहकर 2 दफ़ा तलाक देने से हमेशा के लिए हराम कर देने वाली तलाक नहीं होती। मियाँ इद्दत के मुद्दत के दौरान किसी भी वक्त रुजू कर सकता है। यानी अगर मखसूस अल्फाज के साथ कहा गया हो कि मैंने रुजू वाली तलाक दी, तो नया निकाह करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि शौहर को बस ये कहना पड़ता है कि मैंने इसको यानी बीवी को वापस अपने निकाह में लिया, और फिर चाहे तो साथ ही हाथ पकड़े और बीवी को अपने साथ ले जाए। और अगर बीवी साथ न जाना चाहे तब क्या? तब भी निकाह नहीं टूटता। निकाह तब भी कायम रहता है, क्योंकि अगर निकाहनामे में एक तलाक का हक औरत के सपुर्द लिख कर न दिया गया हो और तीनों तलाक का हक औरत के शौहर के पास ही हो, तो तलाक की जो भी किस्म हो, यानी रुजू वाली या 2 तलाक के साथ वाज़े तौर पर कहा हो कि ये बगैर रुजू वाली 2 तलाक़ें हैं, तो सिर्फ शौहर के कहने पर ही तलाक हो सकती है, और शौहर ही रुजू वाली तलाक देने के बारे से मनसूख करने का मालिक भी है। लिहाजा मामू कह रहे थे कि ये दोनों बगैर वजाहत वाली तलाक़ें हुई हैं, लिहाजा जुज़वी तौर पर निकाह काबिल बहाली है। इनकी शादी पूरी तरह नहीं टूटी। अगर इद्दत की मुद्दत गुजर जाती है तो तब फिर दोबारा निकाह करना पड़ेगा। बस अब ताशफन भाई को चाहिए जुगन को मना ले। एक मौलाना साहब से मैंने भी पूछा, इनका तो कहना है कि रुजू नहीं हो सकता, रुजू एक तलाक के बाद होता है। जहाँ 2 बगैर वजाहत वाली तलाक़ें हों वहाँ भी रुजू हो सकता है, लेकिन अगर बगैर रुजू के वजाहत के साथ तलाक दी हो तो 2 तलाक के बाद दोबारा निकाह करना पड़ता है। यकीनन तुमने किसी दूसरे मसलक से रब्ता किया होगा, वरना सुन्नत रसूल और सुन्नत सहाबा और ताबीन तबा ताबीन की अतबा पर मबनी जिस मुअतदल और मुखलसाना दीनी फ़िक़्ह को हम मानते हैं, इनके मुताबिक सूरतें वही हैं जो बयान कर दी गई हैं। अच्छा, अगर आपा ना मानी तो फिर? जुगन इतनी अच्छी है, मुझे नहीं लगता वो इस बात को अना का मसला बनाएगी। अच्छा, यानी अगर तुम्हारा मंगेतर भाग गया, तुम इसको माफ़ करने पर तैयार नहीं हो, और तो मेरी आपा इतना बड़ा घपला करने वाले को माफ़ कर देंगी? मंगेतर की क्या हैसियत है? मंगनी तो एक इरादे और इम्कान का नाम है। शौहर तो शरई तौर पर तयशुदा शौहर है। मर जाना पर अपने भाई की हिमायत ना छोड़ना। बिरयानी खानी है तो ला देती, नहीं तो चुपचाप अपनी चाय पीकर सीना जलाओ। इतना कहकर निगी सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। फारिस ने चाय का कप मुँह से लगा लिया। बेड साइड टेबल पर पड़ा स्टडी लैम्प जल रहा था, जिसकी रोशनी में स्टार अहमद एक किताब पढ़ रहे थे। बाकी कमरे में नीम तारीकी थी। जितनी दफ़ा वो अगला सफ़ा खोलते, चश्मे के ऊपर से एक निगाह अपने शर्म से ज़मीन में गड़े सबूत पर जोर डालते, जो पिछले आधे घंटे से सोफे पर एक ही पोजीशन में विराजमान था, जिस पर अब उनको किसी बुत का गुमान होने लगा। तब बिलाखिर उससे मुखातिब के ताशफन, वो अपनी सोचों से चौंका। जी अब्बू जी, अब तुम्हें समझ आ गया कि गुस्से को हराम क्यों कहा गया? इंसान की अक्ल सलब कर देते। अब्बू जी, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो किया गुस्से में ही किया, मगर एक ना एक दिन यही होना था। ताशफन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 2 मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मैं जानता हूँ तुम जुगन से मोहब्बत करते हो, फिर ये सब क्यों किया? मुझे कम से कम तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी का खदशा न था। अलमास तो हमेशा से बदजुबानी करती आई है, कोई नई बात तो ना थी।
मैं तो इसलिए इसको खामोशी से सुन रहा था कि चलो शुक्र है घर पर और कोई फ़र्द मौजूद नहीं। आई थी ना अपनी कह के चली जाती, मगर जो मान जुगन का टूटा इसका दावा कौन करेगा। अब्बू जी, जो कदम मैंने गुस्से में उठाया, अब ठंडे दिलो दिमाग से सोचा तो अपना फैसला दुरुस्त ही लगा। इसरार अहमद इसकी बात सुनकर जलाल में आकर तेज लहजे में बोले, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी अकल के घास से नहीं चली गई है। वो अब भी वैसे ही सुस्त से अंदाज में बैठा हुआ था। अब्बू जी, शादी सिर्फ आदमी और औरत के दरमियान का रिश्ता थोड़ी है, दोनों तरफ की फैमिली शामिल होती हैं और हर एक का रवैया, इंसान का रवैया और बातें मुतासर करती हैं। मैं इस दिन से मुसलसल ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रहा हूँ। जिस दिन इसकी माँ हमारे घर आई थी, इन्होंने जो भी अपनी बेटी से कहा, इनका हरफ हरफ सच था। मैं बहुत बुरा मगर बेज़मीर नहीं हूँ। अगर मैं प्यार से उसको बोल देता कि जाओ चली जाओ, मैं जानता था ये कभी नहीं जाएगी। इसके लबों पर मजरूसी मुस्कुराहट आई। अब्बू जी, चुकन ताशफैन से ना तो नफरत करती है, ना किसी शर्त पर मुझे छोड़ती। नतीजा क्या निकलना था। दूसरी तरफ इसकी माँ है, बहन है। अब्बू जी, पत्थर बहुत सख्त भी हो तो मसलसल लगने वाली ज़र्ब से आकर टूट ही जाता है। जुगन भी कब तक इनका मुकाबला करती। एक वक्त आता जब इसको अपने की कहीं हर बात में सच नजर आता, और बहुत सा वक्त गुजर जाता, इसकी राह भी खोटी होती और हम दोनों का नुकसान बेहिसाब होता। मैं कोई बिलियनर इंसान ही हूँ क्या? मैं उसको अपने साथ इसलिए बांधे रखता कि मेरी खुशी में इसमें है कि वो मेरे साथ रहे। क्या होगा जो अगर आज इसने राजी खुशी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दी और कल को अफसोस आ गया कि आखिर ऐसा क्यों किया। एक शख्स की खातिर अपना शाही लाइफस्टाइल सब छोड़ दिया, अपनों को छोड़ने पर भी तैयार है। क्या होगा अगर कल को यह एहसास हुआ कि जिसकी खातिर ये सब किया वो इसको एक अच्छी ज़िंदगी भी ना दे सके। ताशफिन, अभी तक तुम इसको समझ नहीं पाए हो। अब्बू जी, मुझसे ज़्यादा इसको कौन जानेगा। मैं हर पहलू से एक मुकम्मल और भरपूर शख्सियत की लाजवाब औरत है। मेरी हमराई में उसको क्या मिलेगा। हर दूसरे दिन आंसू, कभी मुझ पर हमला हो गया, कभी किसी ऑपरेशन में ज़ख्मी हो गया, कभी इसकी माँ आकर उसको रुला जाएगी, कभी बहन नीचे दिखा जाएगी, वो फिर रोएगी। जिससे मोहब्बत है उसको रोते हुए देखना आसान अमल तो नहीं है ना अब्बू जी। इशारे में एक दफ़ा फिर डांट दिया। हाँ, अब तो वो बड़ी खुश है। ये जो तुम्हारी जवाबी मोहब्बत सही, मगर इसका इजहार मनफी तौर पर किया तुमने। ज़ख्म गहरा है, तकलीफ ताज़ा है। जैसे जैसे चोट पुरानी होगी आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ जाएगा, मुझसे नफरत करेगी और आगे बढ़ जाएगी। वो जिस संजीदगी से बोल रहा था, इसरार अहमद को अपने सीने में घुटन का एहसास होने लगा। धीमी से आवाज़ में पूछा, तुम्हारे भाई तुमसे नाराज़ हैं? जान तो इनकी नाराज़गी अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। मेरी बीवी को जितनी इज्जत मेरे भाइयों ने दी है, मैं इनका कर्जदार हूँ। अगर वो इनको अपनी औलाद की जगह समझ देखती थी तो इन्होंने भी इसको बड़ी बहन और माँ वाला मान दिया। मैं इनसे सबसे माफ़ी मांग लूँगा। ताशफिन, तुम क्या करोगे? वो फिर इसी अंदाज में मुस्कुराए। मैंने जो राह ली हुई है, क्या इल्म किसी दिन किस राह में ज़िंदगी की शाम हो जाए। मैंने फ़ैसला किया कि मैं सखर नहीं जा रहा हूँ, कम से कम जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं आ जाता। पुप्पी अंदर आई, शायद इसका आखिरी जुमला सुन चुकी थी, इसलिए भराई हुई आवाज़ में शुरू हुई। जैसे सख्त दिल की हो, बातें भी वैसी करते हो जो तुम्हारे प्यारों का दिल फेल करने को काफ़ी हो। ये ना समझना मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, अपनी बेटी का हाल पूछने आई हूँ। मुझ गरीब पर किसी को रहम भी नहीं आता। जब औलाद मुँहज़ोर हो जाए इसरार अहमद, तो माँ बाप का वही हाल होता है जो हमारा हो रहा है। आपा बस माँ बाप तो कोशिश ही कर सकते हैं। मैंने इस लड़के की तरबियत में अपनी तरफ से तो कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, पर यह आज इसने मुझे दुखी कर दिया। आहा, वे मेरी धी इतनी सोनी और दिल उससे भी सोना। वे ताशफिन, तेन ज़रा रहम ना है। मैं अली सुबह मस्जिद वाले इमाम साहब से मिलकर आई हूँ। पुप्पी, आपके अपने घर में इतनी बड़ी टेंशन बनी और आप मौलवी के पास वक्त ज़ाया कर रही हैं। हाय वे कुड़िया कड़मियाँ कुड़मियाँ, ए भी तो मेरा ही घर है। नवी सुन, पप्पू कहता है कि वो भी इनकी लड़की ब्याह कर नहीं लाएगा। अगर इनका लड़का भाग गया तो लड़की को भी अपने पास ही रखें। वे 10 इत्थे हूँ मैं की करा। और मर जानी निगी कहती है, अगर मनीर वापस आ भी गया तब भी अपनी अब शादी इधर नहीं करूँगी। इसरार अहमद, हम दोनों बहन भाई की किस्मत में शायद औलाद का सुख है ही नहीं। इतने चार सबा के साथ अपनी बहू की बरी बनाई है। अब बेटा कह रहा है कि आग लगाओ सबको, आज कोई निकाह नहीं होगा। और दूसरी जानिब लड़की की माँ रो रो कर हलकान हो रही है। वो कस्में खा रही कि इसको इल्म नहीं मनीर कहाँ छुपा, वरना वो इसको कब्र से भी निकाल कर ले आती। मिन्नतें करी कि बहन तुम रिश्ता मत तोड़ना। बताओ, खुदा खौफी करके इस नाहिजार की बहन को बयाने चली तो जाती, मगर अब मेरा ही बेटा इनकारी हो गया। इसकी फिक्र ना करे, ताशफिन ने तसल्ली दी। मैं समझा रहा था। फिर कुछ देर खामोश रहकर सोचने के बाद मुस्तहकम लहज़े बोला, और जहाँ तक रही निकी की बात, तो इसकी शादी भी साथ ही होगी। ताशफिन कहता वो अपनी जगह से उठकर बत्ती जला दी। पुप्पी ने आंसू साफ करते हाथ वहीं थम गए। सवाली नज़र से इसरार अहमद की जानिब देखा। इसरार, मुंडा की कहना पे पता नहीं आपा क्या खबर है। एसपी साहब मनीर को ढूंढ निकाले, इसको दफ़ा करें। मुझे तो पहले भी निकी के लिए कोई खास पसंद नहीं था। ये तो बस पुप्पी की जल्दी मची हुई थी। इनको हमेशा से ऐसा ही लगा कि शायद निकी का रिश्ता ही नहीं आना, हालांकि लड़का तो अपने घर में मौजूद है। पुप्पी ने ताशफिन को देखा, फिर इसरार अहमद को। पुप्पी गलत समझ गई, जुत्ती पहनी। और जैसे ताशफिन की बात किसी हद तक उल्टे अंदाज में समझ आई, इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपना जूता पकड़ा रख कर ताशफिन का निशाना लेकर फेंका। वाह पुप्पी, पुप्पी ने आज मेरा दिल खुश कर दिया। मैं पुप्पी की फ़ैन हो गई हूँ, और इस पूरे नावल में मैं किसी की फ़ैन हूँ तो मैं पुप्पी की फ़ैन हूँ। पुप्पी 2 जुतियाँ होर बजदियाँ बन दियाँ सी। हाय वे मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई। वे ताशु में तन सब तो ज़्यादा प्यार कर दी सा। वे तू तो बड़ा ही गंदा निकलिया। तो क्या तुमने जुगन को तलाक इसलिए दी कि मैं निकी की शादी तुमसे कर दूंगी?
फूफी की दहाई सुनकर कमरे से निकल कर निगी और पीछे परेशान सूरत ले जुगन किसका हाथ पकड़े हुए अब्बास। फारिस बाहर से आया था इसलिए इनसे पहले कमरे में आया। हसीब सबसे पीछे था, वो न जाने कहाँ से बरामद हुआ। फुप्पी की बात पर सबको सांप सूंघ गए, जैसे सबके सिरों पर कोई पहाड़ टूटा। ताशफन तो जूते के निशाने से बचने के लिए चक्कर में फुप्पी के अल्फाज पर ज़्यादा गौर ना कर पाया, मगर जैसे ही इसरार अहमद के सुर्ख होते चेहरे पर नज़र पड़ी, इसने फुप्पी के अल्फाज को दिमाग में दोहराया और लाहौल पड़ता हुआ आगे बढ़ा। पहली नज़र जुगर की हैरतों पर यकीनी से खुली हुई आंखों पर पड़ी। इसके चेहरे पर रकम था कि वो सुन चुकी है। बेख्तियार ताशफन ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर तरदीद में सर हिला दिया। जुगन वहीं से वापस मुड़ गई। फारिस यूं आंखें निकाले खड़ा था जैसे भाई को मुक्का चढ़ने से खुद को ज़बरदस्ती रोक रखा हो। ताशफन ने वहीं उसको रोक दिया। ओ हीरो, ये आंखें किसी और को जाकर दिखा, किस हाई लेवल की पागल अवाम में फंसाऊं। अस्तगफिरुल्लाह यार पुप्पी, माना कि बड़ा बुरा इंसान हूँ, पर अभी इतना बेगैरत नहीं हुआ हूँ। और मैं लड़का नहीं हूँ, शादीशुदा मर्द हूँ। लड़का ये रहा आपके सामने, जनाब फारिस इसरार साहब। मैं निकी के लिए इसका रिश्ता दे रहा हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो पप्पू के वलीमे वाले दिन हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। अब एक मानी केस खामोशी छा गई, जिसमें निकी की चीख सुनाई दी। इतनी ही बुरी तो जाकर किसी नहर में धक्का दे आए। इस बागड़ बिले से ब्याहने का ना सोचे, सारी उम्र मुझसे खाने पकवाएगा। मैं घर में खान सामा रखवा दूंगा, तुम्हें ये शिकायत नहीं होगी। निकी की बात पर ताशफा ने मुस्कुराहट दबाते हुए जवाब दिया, जिस पर वो बोली, इससे अच्छा तो मनीरी था, बेचारे के सकरू तो ढीले नहीं थे। ये शख्स तो नीम पागल है, सारा सारा दिन पतंगे लूटा करेगा और घर का चूल्हा कैसे चलेगा। फुप्पी ने दूसरी जूती निकी को उठा मारी। बके जाएगी ये नहीं कि बड़ा भाई और मामू मौजूद है तो इनके सामने ही जबान को लगाम दे दे। माँ तो क्या चुपचाप सूली पर चढ़ जाऊँ। जुगन है, ये कहाँ गई। निकी जुगन की तलाश में चली गई। बड़े भाई, मैंने 3 पीस सूट लेना और रोलेक्स की सोलर पैनल वाली घड़ी लेनी है। बास की बात पर हसीब ने गिरका। हाँ, तेरा हक भी है, ये सब चीज़ें आखिर तूने तो घोड़ी चढ़ना है, मैं नहीं, फारिस चढ़ेगा। और फारिस सब बुत बने खड़े सब सुनते रहे। आखिर में बड़े भाई पर अजनबी निगाह डालता वापस मुड़ गया। अभी मुझे खांसी आ रही तो मेरी मुझे अभी अम्मी दवाई भी लग गई है। अम्मी थोड़ी सी बिस्ती के छड़ दे जाने दी। लेकिन अभी हम एपिसोड पूरी करेंगे, ठीक है। अच्छा, हसीब दुल्हा तो बड़े मूड में लग रहा है। हसीब ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए ताशफन की जानिब देखा, जैसे पूछ रहा ये कोई काम तो नहीं दिखाएगा। ताशफन ने हल्की सी गर्दन खम करते हुए कहा, इसको मैं सेट कर लूँगा। पुप्पी, आपको तो फिर कोई एतराज़ तो नहीं है। भला मुझे क्या एतराज़ होना है, मेरा भाई फरिश्ता सिर्फ इंसान है, इस घर में निकी खुशी रहेगी। घर में जाकर बताती हूँ। हाय काश ताशफन ने बदमज़गी न की तो आज कितनी खुशी का दिन होता। अब्बू जी आप क्या कहते हैं। अच्छा फैसला ताशफन, अपनी दफ़ा ही तुम्हारी अक्ल मारी जाती है, दूसरों का फैसला तो ईमानदारी से करते हो। ताशफन ने इनकी बात पर खुद अजियती से मुस्कुराया। परसों से वह एक दफ़ा भी अपने कमरे में नहीं आया था, क्योंकि जुगन का मसलसल वहीं पर डेरा था। दरवाज़ा भी बंद ही नजर आता, जिसका सामना करने से वो खुद कतरा रहा था। मगर कुछ देर पहले पुप्पी ने इसकी बात को जो रुख दिया जुगन वो सुनकर गई थी। वो फारिस के बारे में भी इससे बात करना चाहता था। कमरे के हैंडल पर हाथ रखने से पहले इसने अपने काबू से बाहर होते दिल पर हाथ रखकर थपकी दी। ए दोस्त, तेरी बेकरारियाँ सर आंखों पर यार के दर पर अदब इख्तियार कर। इसके बगैर जीने का जब फैसला किया तो ए नादान, कुछ तो खुद पर इख्तियार कर। चित्तर पज्जी हूँ। पहली नज़र उसी पर गई और कुछ पल को पलटना भूल गई। बाल खुले हुए थे, चेहरा हर किस्म के तासुर से साफ, दुपट्टा शानों पर अच्छे से फैलाए अपने सामने खुले लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। ताशफन की आमद पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वो अलमारी की जानिब पड़ा ताकि अपनी मतलूबा चीज़ें ले सके, साथ ही गला साफ किया। इतना तुम्हें यकीन होना चाहिए कि निकी मेरे लिए बहन है। जुगन की जानिब से कोई दर्द अमल न आया। अलमारी का पट खोलकर पहले अपना हैंगर पर पड़ा धुला लिबास निकालकर बेड पर डाला। मैं चाहता हूँ तुम फारिस से शादी की बात करो। मेरे साथ वो हालत जंग में, मैं जानता हूँ वो निकी को पसंद करता है, पर अगर मैंने इस वक्त बराह रास्त से बात की तो इस अहमक ने बिना सोचे समझे इनकार कर देना, सिर्फ इसलिए कि मैंने इसकी बहन को तकलीफ दी है। पहली दफ़ा बड़ी साफ आवाज़ और दो टोक अंदाज में बोली। अगर फारिस की बहन से मुराद मेरी ज़ात है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं मिली, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि एक अजाब से जान छूट गई। फारिस को मैं तैयार कर लूँगी। अजाब से क्या मतलब है, मेरी हमारी शादी या मेरी ज़ात, दोनों। फेयर इनफ। अगर वो मान जाते तो आज रात दोनों का निकाह करवा देते। रुखसती पप्पू के वलीमे वाले दिन हो जाएगी। फारिस वाला कमरा इनको दे देते हैं, हसीब मेरे साथ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वो कपड़े लिए कमरे से निकल गया। ऊपर से कहना कि परवानी है बड़ा आसान है, मगर इस वक्त जुगन की लाताल्की ने बेचैनी दे दी थी। इसने एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। इसने अपना ही कंधा थपक कर शाबाशी के अंदाज में दिल ही दिल में कहा, ताशफन साहब अब जिगरा बड़ा करे, मोहब्बत अपनी जगह, फैसले अपनी जगह। दूसरी जानिब इसके कमरे से निकलते जुगन ने हाथ मारकर लैपटॉप बंद किया और आंखों में भर आने वाले पानी को बेदर्दी से दुपट्टे से जज़ब कर लिया। ऊपर शिफ्ट हो जाओ जब मेरी तरफ से मरीख पर डेरा डालो, क्या फ़र्क पड़ना है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी सूरत को देखने के लिए जितना मर्जी दिल करे देखूंगी नहीं। मोहब्बत में भी तो कुछ असूल ज़वाबित होने चाहिए। इसने अमली ज़िंदगी की सच्चाइयों को अपनी बरहमी में जुटलाते हुए कहा, आखिर कोई कितना गिरे, इस दिल को ही निकाल कर ही फेंक दूंगी जो अब भी तुम्हारे नाम की तस्बीह करता है। मुझे ऐसे बगैरत दिल हरगिज़ नहीं चाहिए जिसमें एक ज़रा सी भी खुददारी ना हो। हालांकि मोहब्बत में खुददारी तो इसी मोहब्बत की बेकदरी है।
जो दिल तुम्हारे इतने गैर मुनसफाना रवैये पर भी तुमसे बददिल ना हो, खुश फहम अंधा बेहिस बेमुराद, जिसके लिए धड़कता है वो इसी पर पैर रख कर आगे बढ़ गया। या अल्लाह मेरे दिल को हिदायत दे दे। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो चौंकी, सामने हसीब खड़ा था। आओ शेबी, कैसे हो? कहाँ से आ रहे हो? फुप्पी की तरफ से आ रहा हूँ आपा, और कहाँ जाऊँगा? इनके घर में फिर क्या फ़ैसला हुआ? पहला रद्द-ए-अमल तो हैरत का है। इसके बाद पप्पू ने जज्बाती तकरीर की वो मनीर की बहन को हरगिज़ प्यार कर नहीं लाएगा। अब ताशफन गया है जिसकी खबर लेने, उम्मीद यही है कि अपनी मनवा कर ही आएगा। हाँ, कुछ लोगों में हज़ार ऐबों के बावजूद चंद खूबियाँ भी होती हैं। हसीब इसका इशारा समझकर मुस्कुरा भी ना पाया। आपा, हम सब आपसे शर्मिंदा। मेरे शहजादे भाई जो कसूरवार है इसको तो कोई ख्याल ही नहीं है, तो तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? बस छोड़ो इस बहस को। ये बताओ फारिस किधर है? ये ना हो हमारा लड़का इनकार कर दे। हसीब पहली दफ़ा मुस्कुराया। इनकार नहीं करेगा। हाँ, भाई से बदला लेने की खातिर नखरे ज़रूर दिखाएगा। नहीं, मैं उसको समझा लूँगी। बताओ तो वो है किधर? अपने कमरे में किताबें खोलकर इसके अंदर यूं गरक हुआ जैसे कल मुकाबले के इम्तिहान में बैठ रहा है। मैं देखती हूँ। जुगन बेड से उतर कर आई, पैरों में चप्पल डालकर कमरे से बाहर आ गई। फारिस के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देख रही इंतजार किया, हालांकि दरवाज़ा खुला हुआ तो सामने बैठा फारिस भी नजर आ रहा था। फारिस ने सर उठाकर देखा। जुगन पर नज़र पड़ते चेहरे के सख्त तासुरात में नरमी पैदा होगी। आपा, अंदर आ जाएं। काफ़ी मसरूफ़ लग रहे हो। वाकई काम का प्रेशर या हमें दिखाने को कर रहे हो? दिमाग में बड़ा प्रेशर भरा हुआ है। सोचा किसी के साथ मुंहमारी करने से बेहतर अपना गुस्सा काम पर निकालूं। ये देखिए फिजिक्स के नोट्स तैयार हो गए। खुशकिस्मत हो जितने प्रेशर में भी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, जबकि मेरी हंसियात माजूर मालूम हो रही है। फारिस उदास चेहरा लिए खामोश हो गया। जुगन को महसूस हुआ जैसे इस पर फारिस वहाँ होते भी वहाँ मौजूद ना हो। जुगन अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। हसीब भी इसके पीछे आ गया। अब दहलीज में दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। जुगन ने फारिस को मुखातिब किया। क्या सोचने लगे हो? मैंने आपके शौहर की गुफ्तगू सुनी है। फारिस, मुझे इस वक्त ताशफिन के बारे में इसके और अपने हवाले से किसी बात पर कोई तबसरा ना करना है ना सुनना है। इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में बात करने आई हूँ। आप बात करने नहीं आई, बल्कि आपके शौहर ने जो फैसला किया इस पर अमल दरामद करवाने आई हैं। जाकर कहते उसको वो मेरा बाप नहीं है, ना ही वो मेरी माँ है। इसको मेरे हवाले से इतना बड़ा फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं। मैं निगी से शादी कर लेता, मगर चूँकि ताशफिन ने ये बात की इसलिए अब मेरा इनकार है। मैं उल्टे हाथ का एक लप्पड़ लगाऊंगा और तुम्हारी ये जो तेवर है ना सारा ठीक कर दूंगा। हसीब और जुगन और हसीब ताशफिन की आवाज़ सुनकर चौके, जो अचानक ही दरवाजे में नमदार होकर गुस्से से फारिस को घूर रहा था। और फारिस जवाब में कुछ कम साबित नहीं हुआ। ताशफिन के अंदाज में जवाब देते हुए बोला, निगी से शादी मैं फिर भी नहीं करूँगा। ये एक्टिंग किसी और के सामने जाकर करो जो तुम जैसे कमीने को जानता हूँ। बेगैरत इंसान, दिल में तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर ऊपर से ड्रामे कर रहे हो। आपको भी तो आपस में मोहब्बत है, फिर ये ड्रामा क्यों किया? इससे पहले कि ताशफिन कोई जवाब देता, जुगन एकदम माथे पर तेवरी लिए खड़ी हो गई। खुद को मेरा भाई कहते हो और यूं मेरा तमाशा भी बना रहे हो? क्या वाकई मेरे हमायती हो? मैं इस शख्स के मुंह से अपने हवाले से कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या यही मेरी औकात है कि तुम बार बार इसके आगे मेरे हवाले से भीख मांगो? अगर तुम ये सोच रहे हो कि निगी से शादी के जवाब में अपने भाई से मेरे लिए कुछ मामला तय करवाओगे तो भूल जाओ। हमारे दरमियान जो कुछ था ख़त्म हो चुका है। ये शख्स मेरे दिल से उतर चुका है। निगी के लिए चुपचाप हाँ कर दो, वरना मैं तुम्हारी जगह हसीब का निकाह करवा दूंगी। जुगन अपनी बात कहकर ताशफिन के सामने से हवा की तरह गुजर गई। ताशफिन ने मुस्कुराकर फारिस को देखा। हाँ जी, फिर क्या ख्याल है? हसीब की शेरवानी लाऊं या तुम्हारी? भाई, मुझे तुमसे नफरत हो रही है। ताशफिन का कहकर जानदार था। ठीक है यार, मोहब्बत तो वैसे भी निगी के साथ ही होनी है। चलो आओ, तुम्हें शेरवानी दिलवा दूँ। मौलवी साहब को पैगाम भिजवा दिया, मगरिब के वक्त तुम्हारा निकाह है। आप मेहरबानी ना करें, मैं आपके साथ जाकर शेरवानी ले आता हूँ। शेरवानी की ज़रूरत भी क्या है, मेरे पास नया लिबास पड़ा हुआ, वही पहन लूँगा। नहीं यार, इमरान खान जितनी दफ़ा दूल्हा बना शेरवानी ज़रूर पहनी है। शादी जल्दी में हो रही है तो क्या हुआ, शेरवानी ज़रूर आएगी। ताशफिन की बात पर हसीब हंस पड़ा। जुगन किचन से निकलते हुए वक्त बोली, अगर शेरवानी आनी है तो निगी का निकाह वाला जोड़ा भी हमारी जानिब से होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि शादी चाहे इमरजेंसी में हो रही है, खर्चे सब वैसे ही होंगे? जुगन ने इसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ताशफिन ने हसीब को देखा जिसने कंधे उचका दिए। आपा, आपने फारिस को लाइन पर लाने को मेरे नाम का हवाला दिया, पर कसम से अभी तक मेरे दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही। नाजुक दिल के लोगों पर ऐसा सितम नहीं करने चाहिए। हार्ट ही फेल हो जाता तो मैं निकी को बहन मानता हूँ। फारिस बोला। चलो अच्छा किया जो तुमने सफाई दे दी, वरना तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ भी समझ सकता था। हसीब ने हंस पे आता था, अपना जूता खींच मारा। लाना तो तेरी सोच पे। ऐसे फारस में जुत्ती ने बांध दी थी, लेकिन हसीब जुत्ती मार के ना उस तो बाद जो तेरे नाल होंदा ना वो भी चंगा नहीं होंदा। शर्म कर ले कुछ, तेरा भाई घोड़ी चढ़ रहा है और अब तू अब भी मुझे जूते मारे, यानी कोई इज्जत ही नहीं। जुगन अपने कमरे से होकर आई तो हाथ में ज्वेलरी बॉक्स था जो इसने फारिस के हवाले किया। मेरी तरफ से ये तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए तोहफा है। आपा, मैं पहले बता रही हूँ, मैं बहुत महंगा तोहफा कबूल नहीं करूँगा। जानती हो मेरा कोई हक ही नहीं रहा जिसकी वजह से मैं तुम्हें चुप करवा सकूँ। मैं नहीं समझती थी कि तुम भी मेरे अमीर बाप की बेटी होने पर कोई मसला है। ये भी ठीक है, अब अपने शौहर का सारा गुस्सा मुझ गरीब पर निकालें। ठीक है, बगैर सवाल जवाब के तोहफे कबूल करता हूँ। मैं कि मेरे आने वाली नस्ल भी कभी आपकी दी किसी चीज़ पर इतराज़ नहीं करेगी। अगर मेरे किसी बच्ची ने भी कहा कि ताई अम्मा ने आईफोन क्यों दिया, मैं उनको थप्पड़ मार कर चुप करवा दूंगा। कमीनों, जो देती है चुपचाप पकड़ लो। फारिस ताशफिन के तासुरात देखते हुए जानबूझकर यूँ बात को तूल दे रहा था, क्योंकि जब से जुगर ने ताशफिन के सवाल थी जब पूरे ताशफिन को इग्नोर किया था, ताशफिन खामोश खड़ा था।
जुगन वहाँ से हट गई और इसरार अहमद के पास जाकर पूछने लगी, अब्बू अब वक्त तो ज़्यादा है नहीं, तो जो अच्छे से ऑर्डर देकर निकी के लिए कपड़े वगैरह बनवाए जाए। मैं सोच रही हूँ सब रेडीमेड ले आऊँ। आप क्या कहते हैं? लोग ये ना सोचे कि इन्होंने बिल्कुल ही सादगी से निकाह कर दिया, निकाह के लिए किसी होटल में इंतजाम कर लेते हैं। इनकी तरफ जो भी मेहमान आए वो तो शरीक होंगे, हम भी अपनी तरफ से करीबी रिश्तेदारों को वलीमे पर बुला लेंगे। निकाह चूँकि आज ही है तो बस खुद ही शामिल हो जाते हैं। इशारे में मैंने जुगन के सर पर हाथ रखा। जुगन बेटी, तुम इखलाकी लिहाज से ताशफन के कद से भी बड़ी हो। मेरा अल्लाह तुम्हें इतनी खुशियाँ दे कि हमेशा तुम्हारा दामन तंग पड़े। तुम्हारे भाई की शादी तुम जो बेहतर समझो करो। साथ ही उन्होंने ताशफन को आवाज़ दी, जो इसी तरह खामोश से आकर दरवाजे में रुक गया। जुगन को शॉपिंग के लिए पैसे दे दो और होटल वगैरह की बुकिंग भी करवा दो। खाना वगैरह बनने में वक्त लगता है, टाइम से बुक करवाओ। जो जुगन जुगन कहे वो सब होना चाहिए। यार ये किधर चला गया, 1 मिनट रुकना। जी बेहतर, किसी मैरिज हॉल का मिलना तो मुश्किल है, होटल में भी बुक करवा लेता हूँ। वो इतना कहकर फिर गायब हो गया, मगर इसकी आवाज़ सुनाई थी जब फारिस से कह रहा था, मैं बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। फारिस ने आकर जुगन को बताया, साथ ही जुगन का दिया सेट अब्बू को दिखाया। इन्होंने हंस पे आदत बहुत सी दवा से नवाजा। जुगन ने मुँह हाथ धोकर लिबास तब्दील किया, फारिस के संग चली गई। अपने कहे के मुताबिक ताशफिन गाड़ी में इंतजार कर रहा था। फारिस ने जुगन के लिए फ्रंट पैसेंजर सीट का दरवाज़ा वाक़ किया, मगर वो पिछली सीट पर बैठ गई। फारिस खुद ही अगली सीट पर बैठ गया। फारिस, क्या ताशफिन का जाना ज़रूरी है? शॉपिंग तो हम दोनों ही कर सकते हैं, कराते। फारिस ने सर घुमाकर ताशफिन को देखा, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फारिस को तसल्ली भी, क्योंकि वो समझ रहा था ताशफिन गुस्सा करेगा, पर वो कुछ भी कहे ये जाहिर किए बगैर गाड़ी बाजार में से निकालने लगा। सड़क पर आते धीमी आवाज़ में फारिस को मुखातिब किया, अपनी आंखें साइड मिरर और बैक व्यू पर रखना, कुछ भी अजीब लगे तो फ़ौरन बताना। फारिस ने सर अस्पात में हिला दिया। आवाज़ इतनी कम थी जुगन चाह कर भी न समझ सकी कि इसने क्या कहा। फिर खुद को डांट दिया, मुझे क्या पड़ी जानने की, मेरी बला से जो मर्जी कहता फिर। ताशफिन ने बैक व्यू मिरर में देखा और बताया, बेगम साहिबा, ख्याल है कि हम सिर्फ एक बुटीक पर जाएंगे और सारी खरीदो फक्त वहीं से होगी। जुगन तंजिया बोली, अच्छा, बुटीक पर जूते कॉस्मेटिक्स वगैरह भी मिल जाते होंगे? जी, और भी बहुत कुछ मिल जाता है। तभी जुगन की नज़र सामने उठी, इसको ताशफिन देखकर ताशफिन ने आंख मारी। जुगन को तो आग ही लगी। तड़क कर फारिस को बोली, फारिस, अपने भाई को बोलो अपनी हद में रहे, मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर होगा। भाई क्या कहा है? तुम्हारे सामने ही है। मैंने तो बस यही कहा कि जिस बुटीक पर ले जा रहा हूँ वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। इसमें फ्री होने वाला कौन सा जुमला? मेरी बातों पर तो एवं गुस्सा खा रही है। इतना मासूम बनने की एक्टिंग किसी और के सामने जाकर करें। ताशफिन साहब, मुझे चीप हरकतें करते लोग जहर लगते हैं। हाँ, तो मजबूरी में इंसान जहर ही पीता है। फारिस, गाड़ी रुकवाओ, मुझे शख्स के साथ कहीं नहीं जाना। यार क्या तुम बच्चों की तरह रवैया रखे हुए हो? भाई, मेरे तो बीवी पर मुसलसल लाइन जो मारा है, एक ही दफ़ा आपने किया कि माफ़ी मांग कर उसको मना क्यों नहीं लेता? और आप इसको इतनी तवज्जो क्यों दे रही है? भाड़ में जाइए शख्स, आप इसको भूल कर आगे बढ़े। फारिस जान कर खामोश हो गया। ताशफिन को लगा जैसे वो देख रही है, शीशे में देखते इसके शक की तस्दीक हो गई। हल्की नम आंखों में वो इसी को देख रही थी। ताशफिन का पैर सीधा ब्रेक पर गया, मगर जल्दी हटा लिया। गाड़ी ने झटका खाया। फारिस ने ताज्जुब से बड़े भाई को देखा, क्या कर रहे हो? मगर ताशफिन ने कोई जवाब न दिया, ना ही दोबारा नजर उठाई। बुटीक पे भी ज़्यादा वक्त बाहर ही अपने फ़ोन पर मसरूफ रहा। फारिस और जुगन शॉपिंग करते रहे। फारिस, ये वाला रंग पहन कर आओ, रात का फंक्शन है, मेरे ख्याल में ये रंग अच्छा लगेगा। विनिकी का इससे मैचिंग ले लेते हैं। 6 रंग पहन चुका हूँ, कोई एक तो फाइनल करें। ये वाली ट्राई करो, मुझे लगता है ये सबसे अच्छी लगेगी। फारिस सिल्वर शेरवानी लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। जुगन निकी के जोड़े पर फारिस की पगड़ी रखकर रंग देख रही थी कब ताशफिन अंदर आया। होटल वाले पूछ रहे हैं कितने मेज़ होंगे? मैं क्या कह सकती हूँ, ये बात तो आप ही अब्बू बेहतर जानते होंगे। क्या तुम्हारी इन दिनों हारिस से बात हुई है? नहीं, क्यों? जुगन को ताशफिन के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आए। वो कहीं लाइन पर नहीं मिल रहा और मैं इसकी बीवी के मुंह लगना नहीं चाहता। कि तुम अपने डैड को कॉल करके हारिस के बारे में कुछ मालूम कर सकती हो? इसके अमले का कहना है कि वो बिज़नेस के सिलसिले में दुबई गया हुआ। इसके घर से भी यही कहा गया। अपने डैड से पूछो आखिरी दफ़ा इनकी हारिस से कब बात हुई थी। क्या अभी कॉल करूँ या घर जाकर? अभी कर लो। अपने डैड को मेरी तरफ से फारिस के निकाह की तकरीब में इनवाइट भी कर देना। ओह हाउ स्वीट, क्या कहूँ। हेलो डैड, अपना दामाद याद है आपको, जिसके लिए मैं किसी को खातिर में न लाई? इसने आपकी बेटी को 3 दफ़ा ही तलाक देनी थी, जिसे आपकी बेटी ने बीच में टपक कर 2 तक ही रोक दिया। अब वही दामाद आपको अपने घर पर इन्वाइट कर रहा है, ज़रूर आइएगा। क्या ये कहूँ? चलो ये तो मान गई हो ना कि 3 बार तलाक दे रहा था, पर 2 बार ही दी गई है ना। इस खुशफहमी में मत रहिएगा। शरीयत में तो तलाक के लिए मुख्तलिफ शर्तें, 1 तलाक हुई, 2 हुई या मुकम्मल तलाक होगी, मगर दिल की सल्तनत में हाथ पकड़ कर निकालना नहीं पड़ता। महबूब, एक दफ़ा उकताई हुई नज़र ही आप पर डाल दे तो दिल मर जाता है। तुमने कह दिया जुगन को छोड़ा, अब 3 बार पूरा कहो या ना कहो, जुगन ने तुम में छोड़ दिया। कैसा लग रहा हूँ? फारिस की आवाज़ ने ताशफिन को सोच से निकाला। पलट कर फारिस को देखा, जबकि जुगन जब बोली तो लहजे से कुछ लम्हे वाली पहले वाली लातल की मकफूद थी। माशाल्लाह, सदके जाऊँ, मेरा भाई कैसा शानदार दूल्हा बना। ये पगड़ी भी पहनो। इसने आगे बढ़कर पंजों के बल खड़े होकर पगड़ी फारिस के सर पर जमा दी। मुड़े बगैर ताशफिन से पूछा, क्या ख्याल है, ये रंग फारिस पर जचा है? ताशफिन देख बीवी को रहा था और जवाब फारिस के बारे में दिया। हाँ, ठीक लग रहा है। तुम्हारी मम्मी ने ठीक कहा था, तुम्हें सैलून का चक्कर लगाना चाहिए, मेरे साथ आओ। इसने जुगन का हाथ पकड़कर अपने साथ खींचा। इसके एहतजाज को ज़रा खातिर में न लाया। वो फारिस को अपना वॉलेट थमाते हुए बोला, सामान पैक करवा कर पेमेंट करो, हम लोग निचली मंजिल पर मौजूद ही हैं। सैलून पर हैं, बाहर कैफ़े में इंतज़ार करना। फारिस ने वॉलेट थाम लिया और ताशफिन इसको साथ ले बाहर आ गया।
इंसान के पास थोड़ी सी तहज़ीब होना तो इस तरह की हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचें किस हरकत की बात कर रही हो। इस तरह अपनी चलाकर क्या साबित करना चाह रहे हो? यही कि मुझे तुम्हारा बॉब कट याद आता, वही याद दिलाने ले जा रहा हूँ। जुगन ने अपना पूरा जोर लगाकर बाजू खींचा। मैं बाल नहीं कटवा रही। ताशफिर ने कदम रोके, संजीदा नजर से इसको देखा। कुछ पर रश भरे मॉल में आते जाते लोगों के दरमियान साख्त खड़ा रहा। फिर अचानक जुगन का हाथ छोड़ दिया और कुछ भी कहे बगैर लंबे लंबे डग भरता भीड़ का हिस्सा बन गया। जुगन की नज़र से ओझल हो गया। जब तक वो कारी शलवार कमीज में ऊंचे कद वाला नजर आता रहा वो देखती रही। बाद में उसको ढूंढती भी रही मगर वो नजर नहीं है। वो मरे मरे कदमों से सैलून तक आई। तमाम मेहमान पहुंच चुके थे। 6 बजे का वक्त था मगर मेज़बान गधे के सर से सींग की तरह गायब थे। हसीब मेहमानों को भी देख रहा था और बार बार दरवाजे की जानिब भी नजर जा रही थी जहाँ फारिस फ़ोन हाथ में लिए खड़ा था। अब की दफ़ा लड़का नहीं भागा बल्कि इसका बड़ा भाई भाग गया। जुगन ने दुल्हन बनी निकी के कंधे पर एक हाथ रसीद किया। चुप कर, जो क्यों लिपस्टिक खराब करने पर तुली हुई हो। जुगन, क्या था जो तुम मेरे भाई की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसके साथ बाल कटवाने चली जाती हैं? आखिर बुराई ही क्या थी? निकी, तुम्हारे साथ कोई बात करना सरासर अहमकाना फैसला है। नहीं, बंदा पूछे अगर ताशफिन की बात इतनी बुरी लगी तो इसकी ख्वाहिश पूरी करके क्यों आ रही हो? बाल तो तुमने कटवा ही लिए। क्या था जो मेरे भाई की हमराही जाकर कटवाती? इस बेचारे का भी दिल रह जाता। तुमने चुप नहीं करना, मैं ही यहाँ से उठ जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ, हया की कमी देखो कि दुल्हन मैं हूँ। पूरे 15,000 का मेकअप मैंने करवाया और अवाम की सारे हाल की नज़र तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तुम मेरे साथ पास से उठोगी तो किसी को मैं गरीबी नहीं नजर आऊँगी। मगर फिर मामू का ख्याल आ जाता है। देखो ज़रा कैसे शफकत से अपनी बहुओं को देख रहे हैं। काश हमारी जेठानी भी रंग में भंग डालने को मौजूद होती। सिर्फ इसलिए मैंने चुपचाप शादी को हाँ कर दी कि ताशफिन भाई ने फैसला सुनाया, वरना अलमास की देवर से शादी करने से पहले बंदा 100 दफ़ा सोचे। संजीदा बात होने के बावजूद जुगन की हंसी निकल गई। पूरे जोश से हंस रही थी जब अंदर आते अफरात नज़र के सामने हंसी एकदम रुक गई। ताशफिन पीछे था, मेहमानों से हाथ मिलाता माजत करता आ रहा था। आगे जुगन के डैड थे और इनके बराबर में अब्बास की उंगली थामे महा आ रही थी। जुगन से अपनी खुशी छुपाए ना गई। उठकर भांजी के इस्तकबाल को आगे बढ़ी। महा भागती हुई जाकर इसे चिमट गई। आनी, मैंने आपको बहुत सारा मिस किया। मेरी जान, जब मिस किया तो मिलने क्यों नहीं आई? तुम्हारे डैडी को मैंने कई दफ़ा बोला कि तुम लोगों को लेकर आए। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ अपने दादाबू से मिलो। वो माँ को लेकर इसरार अहमद के पास आई जो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम दादाबू। इसरार अहमद एकदम से इतना शौक हुए कि फौरी तौर पर जवाब न दे सके। माँ ने इनको जप्फी डाली और इनके दाढ़ी मुबारक वाले गाल पर बूसा लिया। मेरी गुड़िया, ये आज वाकई मेरे लिए खुशी का दिन है। दादाबू, नाना जान भी आए हैं। तब तक वो खुद भी इसरार अहमद तक पहुंच चुके थे। दोनों ने हाथ मिलाया। सेठ साहब ने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। जुगन को साथ लगाकर प्यार किया और वहीं इनके पास ही खाली सीट पर बैठ गए। अपने डैड को सामने देखकर इनकी आंखों यूं ही भरने को तैयार हो गई। गले में फंदा सा अटकता महसूस होने लगा। वो भी आई का बहाना बनाती वहाँ से हटी। स्टेज की पिछली साइड पर जाते हुए हाथ में पकड़े टिश्यू के साथ मस्कारा और लाइनर बचाते हुए आंख में आई नमी साफ की। जब वो सामने आकर रुक गया, जुगन ने उकताहट से सर उठाकर इसके चेहरे को देखा। वो समझी कोई और है, पर ताशफिन को देखकर दुख और भी सवा हो गया। इसने दोपहर वाला काला सूट पहन रखा था, बस इजाफा ब्राउन मफलर का था जिसको गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था। आगे से हटे, क्या तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ? खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी बोला तो यही सबके सामने फूट फूट कर रो दूंगी। एक मोटा सा आंसू टूट कर गिर गया। जुगन की हाल की जानिब पुश थी और ताशफिन का इस जानिब चेहरा था। इसने सारे हाल पर नजर डाली, फिर अपने सामने सर झुकाए खड़ी आंसू पीती जुगन को देखा। अपनी कमीज की साइड वाली जेब में हाथ डाला और एक पैकेट निकालकर जुगन के हाथ पर रख दिया। जुगन ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ था जिस पर गोल्डन काम था। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। जुगन ने आहिस्ती से अपने हाथ की हथेली खोली। पैकेट के अंदर से सुर्ख पत्तियों ने झांक कर सलाम किया। ये सब चौंचले मेरे दिल पर लगी चोट नहीं मिटा नहीं सकेंगे, इसलिए अपनी एनर्जी ज़ाया ना करे तो बेहतर होगा। इसने पूरे एतमाद से ताशफिन की आंखों में देखकर कहा। पैकेट इसी की हथेली पर पटक कर वापस मुड़ गई। ये अलग बात के बाकी का सारा वक्त वो फूल आंखों के सामने से हटे नहीं थे। निकाह ख्वाह आया। फारिस और निकी दोनों स्टेज पर एक साथ बैठे हुए थे। निकी की भाभी ने इसके दुपट्टे के ऊपर चादर डालकर घूंघट निकाल दिया। जब मौलवी साहब निकाह पढ़वाने के लगे, निकी जी उंगली खड़ी करते हुए बोली, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? अब गिर्द खड़ी अवाम, सारी अवाम हक्का बक्का खड़ी। आखिर कौन सी बात थी जो इंतज़ार ना हुआ? फुप्पी ने तो डांट भी दिया मगर निकी फिर निकी थी। अम्मा, डांट कर चुप करवा लेने के दिन गए। अब आपकी बेटी की शादी हो रही है। जो कहना चाहती हूँ कहे बगैर नहीं रहूँगी। बस ताशफिन भाई को सामने लाएं। फारिस ने काली शलवार के साथ सिल्वर शेरवानी पहनी हुई थी जिसके ऊपर काली बास्केट थी। शेरवानी के ऊपर बास्केट? अच्छा। पहलू बदलकर बड़बड़ाया, इस दिन भी इस औरत की ज़ुबान काबू से बाहर है। अल्लाह मेरे हाल पर रहम करे। ताशफिन वही मौजूद था। बोला, निगी, मैं सुन रहा, जो कहना कहो। सबसे पहली बात यह कि मुझे एक तलाक का हक बतौर मलकियत चाहिए। लो जी, इस पे भी अपनी भाई का असर हो गया। तलाक निकाह भी हुआ नहीं, तलाक का शौक पहले जाग गया। फारिस की बात पर निगी ने रख कर इसकी पसलियों में गोली मारी। होना रहा मैं फारिस चुप करके बैठ जा। चुप नहीं कर सकते? जी बेगम साहिबा, मुँह में घूंघियाँ डालकर बैठ जाता हूँ, आप बके। बल्कि फारिस को कहना चाहिए तो तू भौंकला, मैं चुप कर जाना। मौलवी साहब इस मामले के शरई जवाब को जहन में रखकर मुतमिन अंदाज में सबको देख रहे थे। फुप्पी का बस नहीं चल रहा था, वह वरना जूता उठाने को हाथ बेकरार हो रहे थे।
निकी बदतमीज़ कैसी बातें करी, चुप करके निकाह करवा। अम्मा मुझे इल्म था तुम यूँ ही मुझे डांट पिलाकर चुप करवा दोगी, इसलिए इस वक्त का इंतखाब किया। और ताशफिन भाई मेरी शराइत रद्द नहीं करेंगे, जो मांग रही हूँ ये मेरा हक है। क्यों स्टार मामू मैं कुछ गलत मांग रही हूँ? नहीं बेटी तुम्हारा हक है, जो तुम्हारी शराइत है बोलो, मैं कोशिश करूँगा पूरी हूँ। मेरी सिर्फ 2 शराइत है। पहली शर्त यह कि तलाक का हक मिले, दूसरी शर्त यह कि निकाह के फॉर्म पर लिखे कि अगर कल को फारिस मुझे छोड़ते तो उसको मुझे 50 लाख रुपए देना होगा। हक महर चाहे तो कम से कम शरई मिकदार रख ले, मगर मुझसे लैदगी की सूरत में इसको ये रकम मुझे देना होगी। फारिस ने ताशफिन को देखकर कोसने देने के अंदाज में दहाई दी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये लड़की शादी नहीं करवा रही, कुर्बानी का बकरा खरीद दिया। हाय अब्बू जी मुझे बचा लें। फारिस की एक्टिंग पर वहाँ हंसी के फवारे फूट गए, जबकि ताशफिन बोला, मौलवी साहब आप फॉर्म फिल करें, जो हमारी बहन कह रही है हमें मंजूर है। मौलवी साहब बोले, क्या दूल्हे को भी मंजूर है? फारिस मसनूई और नजर न आने वाले आंसू साफ करते हुए इस बात में मिनमिनाया, जी मौलवी जी। जुगन आपा देख रही हैं आप इस छात्र के काम? जुगन ने मुस्कुराते हुए निकी को दाद दी। निकी तुमने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है। इसकी बात पर फारिस फट से बोला, मुझे भी ऐसा ही मुजाहरा करना चाहिए। अगर इसने मुझे छोड़ा तो इसको 1 करोड़ रुपये मुझे देना होगा। दोनों ने आज तक 10 लाख एक साथ नहीं देकर बातें हो रही हैं करोड़ों की। हसीब की बात पर फिर से हंसी जागी। पप्पी इंतहाई शर्मिंदगी के साथ आंसू पोंछते हुए कह रही थी, जुगन और ताशफिन में तुम लोगों से शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी यूँ सारे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत करवा रही है। ताशफिन ने जेब में लगा पेन उतारा और ख़ुद फॉर्म के शराइत वाले खाने पुर कर दिए। निकाह होते मुबारक सलामत का शोर उठा। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया, जिसके बाद ज़्यादातर मेहमान तो चले गए, बस अपने घर वाले रह गए। 2 फोटोग्राफर धड़ाधड़ तस्वीरें लेने में मसरूफ़ थे। बड़े भाई भाभी की बारी आई। जुगन ने टालना चाहा मगर कामयाब न हो सकी। बाकी सबके साथ इसने बड़ी खुशी से तस्वीरें बनाई, मगर अब बददिली से ताशफिन के पहलू में खड़ी हुई थी। सर अपना बाजू मैम की कमर में डाले। कोई और वक्त होता तो ताशफिन फोटोग्राफर की गुस्ताखी पर इसकी खबर ले डालता, मगर इस वक्त फोटोग्राफर का कहना ताशफिन को अपने दिल की आवाज़ लगी, इसलिए फौरी अमल किया। जुगन इसका हाथ न झटक सकी, मगर इसके बाजू पर पूरी ज़ोर से चुटकी ले डाली। माँ अपने नाना के साथ वापस आ चुकी थी, क्योंकि माँ को बताए बगैर आई हुई थी, इसलिए जल्दी चली गई। इसके चाचू लोग इतने भी बड़े खुश थे। अब्बास तो सारा वक्त इसको अपने साथ लिए बैठा, न जाने कहाँ कहाँ के किस्से सुनाता रहा। घर जाने की बारी आई तो जुगन ने कहा, फारिस और निकी को अलग गाड़ी में जाने थे, तुम लोग दोनों घूम फिर कर घर आना, कोई जल्दी नहीं है। बज़ाहिर बोल वो फारिस और निकी से रही थी, मगर जिसको सुना रही थी जवाब इसी ने दिया। इस वक्त कहीं भी सैर सपाटे पर नहीं निकल रहा, सीधा घर चलो। जुगन ने बहस के इरादे से ताशफिन की जानिब देखा। वो दोनों मियाँ बीवी अगर थोड़ा वक्त साथ गुजारना चाहें तो हर्ज ही क्या है? साथ वक्त गुजारने को सारी उम्र पड़ी, और मैं साथ वक्त गुजारने में पाबंदी नहीं लगा रहा, बस घर से बाहर रुकने का मौका अच्छा नहीं है, किसी और वक्त चले जाएं। आप जल्दी करो, बैठो गाड़ी में, पहले 11:30 हो गए। मेरी कोशिश थी हद 9 बजे तक फंक्शन ख़त्म हो जाए। इसने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। हसीब एक कैरी डब्बा ले आया था, सारे उसी में बैठ के, सवाए ताशफिन के वो मोटरसाइकिल पर था। जुगन को ये बात हजम नहीं हुई। जहाँ लोग उसको मारने को फिरे थे, ये इतने मदद से मोटरसाइकिल पर कैसे सवार जा सकता है? जुगन ने हसीब से कहा, अपने भाई से को गाड़ी में बैठे। खिड़की खुली हुई थी और चौंके वो करीब ही खड़ा था, इसलिए बराह रास्त आवाज़ पहुँच गई। ताशफिन इसकी जानिब देखकर बड़ी दिलकशी से मुस्कुराकर बोला, मुझे ज़रूरी काम से ना जाना होता तो तुम्हें ज़रूर ऑफ़र करता कि तुम मेरे साथ सफ़र कर सकती हो। जिनकी शादी हुई, अगर इनका कहीं जाना मन है तो दूसरे लोगों के लिए भी वैसे ही असूल होने चाहिए। वो एक दफ़ा फिर मुस्कुराया और सर खिड़की के करीब किया। जुगन बेख्तियार पीछे को हुई। तुम डर क्यों रही हो? बिला झिझक बोलो कि ताशफिन इस रात के वक्त अकेले यूँ मोटरसाइकिल पर कहीं मत जाओ, तुम्हें ख़तरा हो सकता है। जुगन जैसे मेस्मराइज बैठी थी, सिर्फ थूक निकल सके, कुछ बोला ना गया। वो खुद ही संजीदगी इख्तियार करते हुए बोला, कल शाहरुख के केस की पेशी है, इसी सिलसिले में ज़रूरी इंतजाम करने जा रहा हूँ। तबादले के ऑर्डर पर अमल न करने की वजह से मेरी मराद वापस ली जा चुकी हैं। जब तक वहाँ रिपोर्ट नहीं करूँगा नौकरी से छुट्टी पर हूँ। हो सकता है कल के बाद मुझे पक्की छुट्टी करा दी जाए। चलता हूँ, और मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब से आने वाली ट्रैफिक पर नज़र रखकर जैसे ही राह मिली, वो स्पीड से निकल गया। जुगन ने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी और जो भी दवाइयाँ आती पढ़कर गायबाना इस पर फूंक दी। जब वो आंखें बंद करके फूंक मारी थी, निकी ने देख लिया और बोली, ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है यार, एक ही वक्त में अपने अंदर कितने रंग रखती है। जुगन गहरी सांस भरकर नज़रें चुरा गई। निकी से इनकार कैसे करती है? जुगन अंधेरे में बैठ के क्राउन से टेक लगाकर बैठी हुई थी, टांगों को सीने से लगाकर घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर इन पर सर पर रखा हुआ था। इसको अपने दिल की तरह आज कमरा भी वीरान ही लग रहा था। क्या अब यहाँ से चली जाऊँ? जाने का सोचकर एक दफ़ा फिर से आंख भर आई। बैठ के दूसरे एंड पर सोया बाज पर कंबल ठीक करती वो कमरे से निकल आई। लाउंज में लगे वॉल क्लॉक पर रात का 1:30 हो रहा था। वो जानती थी कि सभी घर पर मौजूद है, सवाई इसके जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती थी। मगर क्या सिर्फ हमारे शऊरी तौर पर चाहने से दिलो दिमाग और लाश शऊर में बसने वाले अपनी नशिस्त पर खास कर देते हैं? वो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ गई। हवा चल रही थी, तबीयत पर एकदम अच्छा असर पड़ा। खुद पे हैरत हुई कि रात के 2 बजने वाले थे और वो अकेली छत पर आ गई, मगर न जाने क्यों डर महसूस नहीं हुआ। वही सीढ़ियों के पास लोहे की कुर्सी पर पाँव ऊपर करके बैठ गई। आंखें मूंदे न जाने कितनी देर वहाँ पर बैठी रही। शायद ऊँग आ गई जब छत पर किसी के कूदने की आवाज़ आई। आंखें तो खोल ली, मगर जुगन ने अपना सर उठाकर इर्द गिर्द नहीं देखा। 2 सेकंड बाद दोबारा ऐसी ही आवाज़ सुनाई दी।
जब इसको अंदाज़ा हुआ कि आवाज़ किसी इंसान के कूदने की, तो दिल पसलियाँ तोड़कर निकलने को तैयार हुआ। कमरे की दूसरी जानिब से खुसर फुसर की आवाज़ें आई। फिर अंधेरे में एक हेवला नमूदार हुआ। इसके हलक से चीख बरामद होती होती रह गई। आने वाला जो भी था वो जुगन की वहाँ पर मौजूदगी से यकीनन वाकिफ़ नहीं था। एक पल को तो यही सोचा, आवाज़ देकर पूछे कि वहाँ कौन है, मगर अगले पल कमरे की पिछली साइड पर चांद की रोशनी में दूसरे साए नजर आते जुगन की सट्टी गुम हो गई। दिल में अलार्म बजने लगे। दिमाग ने सबसे पहला सिग्नल यही दिया कि जुगन भाग, मगर टांगों ने अमल करने से इनकार कर दिया। कमरे की आड़ में होने की वजह से वो जुगन को और जुगन इनको देख पा रही थी। साए अभी तक मौजूद थे। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, पक्की बात है ना कि शाहरुख के माँ बाप और बहन इसी घर में हैं, और कहाँ जाएंगे? एसपी ने अपने परों के नीचे छुपाया हुआ, कब तक बचेगा और इनको बचाएगा? दूसरे वाला कहने के साथ ही कमीनी सी हंसी हंसा। जुगन को लगा अकबर ना उठी तो इधर ही मारी जाएगी। जूते वहीं छोड़कर बड़ी आहिस्ती से बगैर कोई आवाज़ पैदा की वो नंगे पाँव सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई, भागी। दरवाज़ा पार करते ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी दीवार में टक्कर मार दी हो। गले से खौफ के बाइस निकलने वाली दहाई का कला भारी हाथ ने मुंह पर रुकते ही बंद कर दिया। इसके कांपते वजूद को बाजू में भरकर हमस मुंह पर हाथ रख के कान में सरगोशी की गई। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हाथ हटा रहा हूँ, आवाज़ न निकालना वरना दोनों ही मारे जाएंगे। अंधेरा होने के बावजूद वो इसको इसके बोलने से पहले इसकी खुशबू से पहचान गई थी। 2 लोग हैं या 3? इसने बोलने की कोशिश की मगर आवाज़ बरामद न हुई। कांपते हाथ से ताशफन का सीधा हाथ पकड़ा ताकि इसकी हथेली पर 2 लिख सके, मगर इसका हाथ खाली ही था। ताशफन के सीधे हाथ में जो चीज़ जुगन को महसूस हुई पिस्टल था। जुगन ने इसके हाथ की पुष्ट पर 2 लिख दिया। जवाब में इसने जुगन का हाथ पकड़ा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। जुगन ने महसूस किया जब वो ऊपर आई तो नीचे की कई बत्तियाँ चल रही थी, मगर इस वक्त घुप अंधेरा था। आधी सीढ़ियों पर ताशफन सरगोशी में मुखातिब हुआ, फारिस इसको नीचे ले जाओ, तुम इसके साथ रहोगे, कुछ भी हो जाए इसको अकेला नहीं छोड़ना, बाकी मैं देखता हूँ। वो मजीद कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर वापस ऊपर की जानिब चला गया। पिस्टल को होलिस्टर में डालकर मोंटी के दरवाजे के पास रुका, बांस का दरमियाने साइज का डंडा उठा लिया। फारिस ने जुगन को पकड़ कर नीचे की जानिब ले जाना चाहा, मगर वो नहीं। अपा खुदा के लिए उस दिन वाला मामला मत करना। आज कोई घर में घुसा है, आपको कमरे में ना पाकर वो पहले ही तपा हुआ है। चले शाबाश, नीचे चले, जो भी शूटिंग होगी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। वो ऊपर अकेला गया। फॉर गॉड से आपा किस मिट्टी की बनी हुई है? खाने दे इसको 2-4 मुक्के, 3-4 लाते, इसका इलाज है। यकीन माने वो सब डिजर्व करता है। बकवास कर लो बस, जाकर भाई की मदद मत करना। वो कोई दूध पीता बच्चा जिसकी मदद करूं? मेरे जिम्मे से जो जिम्मेदारी लगाई है वो पूरी करने दे, चले। वो भी सरगोशी में लड़ रहे थे जब छत पर कदमों की चाप सुनाई, सीढ़ियों की जानिब आती सुनाई दी। दोनों ने दम साध लिया। जुगन फारिस के पीछे होकर दीवार से चिमट के अगले पल यूं आवाज़ आई जैसे अफरीदी ने फास्ट बॉलर के गेंद को लग घुमाकर जर्ब लगाई हो। जवाब में गेंद बाउंड्री के पार तो ना गई, मगर किसी वजूद के करह कर गिरने की आवाज़ ज़रूर आई। अगले 2-4 सेकंड यूं महसूस हुआ जैसे किसी धोबी घाट पर आ गए, जिसके बाद खामोशी छा गई। फारिस बत्ती जलाओ और जल्दी से 2 रस्सियाँ लेकर आओ। फारिस फ़ौरन तामील को भागा। बत्तियाँ चल गई। फारिस रस्सी लेकर जुगन के सामने से गुजर कर ऊपर गया। वो वहीं की वहीं खड़ी रही। इन दोनों के हाथ पांव बांध दो, मैं आता हूँ। वो इसको अपनी जानिब आता देखकर भी खड़ी रही। वो इसको तक आया, उसका हाथ पकड़कर बाकी की सीढ़ियाँ उतर कर कमरे तक ले आया। वहाँ अब्बास को सौदा पाकर इसको ड्राइंग रूम में ले आया। बत्ती चलाकर उसको सोफे पर बिठाकर अपनी जेब में से मोबाइल निकाल कर नंबर मिलाया और कमरे का दरवाज़ा हल्का सा बंद कर दिया ताकि बाहर आवाज़ न जाए। दूसरी जानिब से जवाब मिलते हुए बोला, इम्तियाज़ साहब, आपके लिए मेरे पास 2 अजूबे हैं। गाड़ी और आदमी भेजें जो आकर इनको ले जाएं। दूसरा ये कि मेरे भाई के घर पर 2 एहलकार तैनात करें। जी, हारिस इसरार की बात कर रहा हूँ, अभी के अभी वहाँ पर किसी को भेजें। जी, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके वो इसकी जानिब मतवज्जा हुआ। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? जब कुछ कहता हो तो तुम सुनती क्यों नहीं हो? इस दिन वहाँ फास्ट फूड कॉर्नर पर रात जिद में बैठकर गुजार दी और आज इधर भी बात नहीं मानी। और अगर कभी वापस ना आ पाऊँ तो क्या करोगी? सारी उम्र वहीं खड़ी रहोगी जहाँ छोड़कर गया था। और ये आधी रात को छत पर अकेले जाने की क्या तुक बनती है? इसको अगर जाने थे तो किसी को अपने साथ ले जा। जुगन एकदम उसको रोकते हुए बोली, मेरा जहाँ जी चाहेगा, जब जी चाहेगा तब जाऊँगी। तुम कौन होते हो मुझ पर यूँ जॉब झाड़ने वाले? ताशफन चंद पल उसको संजीदा नज़रों से देखता रहा, फिर गहरी सांस खारिज करते हुए तहम्मुल से समझाने वाले अंदाज में बोला, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इधर शादी की मसरूफियत खत्म हो तुम अपने अब्बा के घर चली जाओ। शायद तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं रही हूँ। मैं तो यही हूँ। अलबत्ता तुम जाना चाहो तो बताने की ज़रूरत भी महसूस मत करना। जुगन, तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारा कुछ अर्से के लिए यहाँ से जाना ज़रूरी है। जो कुछ ऊपर हुआ वो दोबारा भी आ सकते हैं। अगली दफ़ा हो सकता है मैं घर पर ना हूँ, लड़के इधर ना हो। दिन के वक्त कोई कोशिश करेगा। खुदा के लिए मेरी बात तो समझो। ख़तरा अगर है तो सभी को है। मैं चली जाऊँगी तो क्या नरगिस को भी कहीं भेज दोगे? अब्बू के पास कौन रहेगा? अब्बास का ख्याल कौन रखेगा? नरगिस अभी फ़िलहाल अपने घर पे ही रहेगी और फारिस होगा अब्बू के पास। 1 हफ्ते की छुट्टी ले चुका यूनी से। हसीब अब्बास को देख लेगा। सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, बस मैं ही तुम पर बोझ थी, उठाकर बाहर फेंक दिया। वो लड़के अपना ख्याल रख लेंगे, कहीं आगे पीछे हो जाया करेंगे। तुम मेरी। जुगन के चेहरे पर नज़र पड़ी और फिक्रा अधूरा रह गया, जो कर्पनाक तासुरात के साथ फर्श को देख रही थी। फिर ठहरी हुई आवाज़ में बोली, हाँ तुम्हारी थी, अब नहीं हूँ। जुगन इतना कहकर इसकी बात जानिब देखे बगैर कमरे से निकल गई। ताशफन खुद पर ज़ब्त करके इसको जाता देखता रहा।
जुगन अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी और चंद मिनट ही में ही इसकी नींद की वादी में उतर गई। पहले नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि वो घर पर नहीं था, अब उसको सही सलामत देख लेने के बाद ये भी भूल गई कि घर में आदमी घुस आए और बंदे पड़े, पुरसुकून से सो गई। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी 5th एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अब इसकी जो अगली आएगी वो लास्ट एपिसोड होगी, तो मुझे बता दीजिएगा कि आपने इसकी नेक्स्ट कल पढ़नी है या मंडे को पढ़ेंगे। वैसे पोस्ट लगा दूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि इसकी पढ़नी है कि उसकी पढ़नी है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली पढ़ लेंगे। और बाकी यार उसका स्किप हो गया ना, 1 मिनट रुको जरा, मैं ज़रा हिसाब किताब लगा के आपको बताती हूँ कि मैंने आगे क्या करने का प्लान है। अच्छा हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो ऐसे है कि जो रूटीन है अपनी रूटीन के मुताबिक ही आए वो वाली अफसूने जान के एपिसोड आए और ये हम इसको मंडे को मुका लें, ठीक है। एक ये चॉइस है। और दूसरा ऑप्शन है जी आपके पास कि हम कल इसको ख़त्म कर लें सैटरडे को, संडे को एक और नावल पढ़ लें और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब कि इस मंथ के लास्ट 3 डेज़ 28 29 30 नवंबर, ये तीनों दिन उसकी कंटिन्यूसली अफसूने जान के एपिसोड आ जाए। क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहना आप लोगों का इस बारे में, मुझे बता दीजिएगा, अपनी राय का बता दीजिएगा, ताकि फिर आगे जो आप लोग बोलेंगे फिर हम लोग वही कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी परसों मेरी हुरब की बर्थडे भी आ रही है, तो आप लोगों ने उसको अच्छा सा विश भी करना है, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। 10 देना मैंने टाइमली, ताकि फिर मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ, ठीक है। बाकी मैं भी पोस्ट डालती हूँ वहाँ पे, फिर पोस्ट पे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।